गुड मॉर्निंग बच्चों। कल नीट 2025 का जो पेपर हुआ था उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो फिजिक्स का पार्ट डिस्कस करते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें अब दे रखा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी प्लेट सर्कुलर है और इस कैपेसिटर को चार्ज किया जा रहा है। ऐसे चार्ज कर रहे हैं ताकि उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। मतलब कहने का मतलब है कि कैपेसिटर का चार्ज भी कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। पता है कि कैपेसिटर का चार्ज चेंज होगा तो उसके कारण डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होगी और उसके कारण इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। तो उसके बारे में करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो सिलेक्ट करना है। तो चलो, जगह कम है तो डायग्राम अगले पेज पर बनाए थे। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेट सर्कुलर है। चलो, हर एक प्लेट की रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और इसकी माइनस सिग्मा। अब दे रखा है कि कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं और क्वेश्चन दे रखा है कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। मतलब कैपेसिटर का चार्ज भी कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि कैपेसिटर में रेट ऑफ चार्ज फ्लो कांस्टेंट है। मतलब इसमें बहने वाली करंट या कंडक्शन करंट भी कांस्टेंट है। तो हमको पता है कि इस बार कैपेसिटर को चार्ज किया जा रहा है। तो पता है कि चार्ज करने के ड्यूरिंग कैपेसिटर का चार्ज टाइम के साथ चेंज करेगा। तो इन प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी टाइम के साथ चेंज करेगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ा होगा कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करे तो पूरे रीजन में, मतलब अंदर बाहर पूरे रीजन में ऐसा सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है जिसको इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और ये पता होगा कि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लेटों के बीच वाले पार्ट में भी होता है और प्लेटों के बाहर वाले पार्ट में भी होता है। मतलब ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो सब जगह एग्जिस्ट करेगा। बस हमको देखना है कि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी और ये जो भी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियल सेंटर से रेडियल डिस्टेंस आर के साथ किस टाइप चेंज करेगा, इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बना दिया तो उसके बाद सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो बस हमको देखना है कि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी वो देखना है। तो उसको एक तो डिटेल तरीके से कर सकते हैं, जैसा तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। डिटेल तरीके से कर सकते हैं। पहले डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सप्रेशन निकालो, एप्सिलॉन नॉट डी फाई इलेक्ट्रिकल बाय dt से डिस्प्लेसमेंट करंट निकालो। और उसके बाद इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड के लिए एम्पियर का लॉ लगा दो, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। तो बस उससे इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आ तो जाएगा लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसको करने का फास्ट तरीका भी क्लास में बताया था, हम दोनों बताते हैं। डिटेल ही बताया था लेकिन इसको करने का फास्ट तरीका हमने बताया था। तो क्लास में हमने क्लियरली बताया था कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए इस वायर के थ्रू कंडक्शन करंट जितनी होगी, प्लेट के खाली स्पेस में बहने वाली डिस्प्लेसमेंट करंट भी उतनी होगी। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए बताओ, इस वायर में बहने वाली कंडक्शन करंट आई जितनी कांस्टेंट है तो प्लेट के खाली स्पेस पे बहने वाली डिस्प्लेसमेंट करंट भी बिल्कुल आई जितनी कांस्टेंट होगी। तो कह सकते हैं कि कंडक्शन करंट कांस्टेंट है तो प्लेट के खाली स्पेस से बहने वाली डिस्प्लेसमेंट करंट भी बिल्कुल आई जितनी कांस्टेंट रहेगी। और बताओ, ये जो भी डिस्प्लेसमेंट करंट है वो इस पूरे क्रॉस सेक्शन से बिल्कुल यूनिफॉर्मली पास होगी ना, पढ़ चुके हैं। ये जो भी डिस्प्लेसमेंट करंट है वो इस पूरे क्रॉस सेक्शन से यूनिफॉर्मली पास होगी, इसलिए प्लेट के बीच का जो खाली स्पेस है वो किसके टाइप से काम करेगा, किसी यूनिफॉर्म करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर के टाइप से काम करेगा। तो बस यूनिफॉर्म करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का जैसा ग्राफ होता है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का भी ग्राफ वैसा ही होगा। तो बस एक ही चीज़ ध्यान रखना कि प्लेट के बीच वाला पार्ट किसी यूनिफॉर्म करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर के टाइप से काम करेगा तो इसका ग्राफ भी वैसा ही होगा। तो बताओ, कोई करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर हो तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, वैसे यहाँ भी सेंटर पर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगा। फिर पता है कि अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आर के प्रोपोर्शनली बढ़ता है। और पता है कि सॉलिड सिलेंडर में अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। तो वैसे इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी उसी टाइप से चेंज करेगा। तो अंदर जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है आर के प्रोपोर्शनली बढ़ेगा, है ना। बढ़ते बढ़ते सरफेस पर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा और कितना होगा, म्यू नॉट आई अपन 2 पाई कैपिटल आर, जहाँ आई की जगह डिस्प्लेसमेंट करंट, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट करंट वायर में बहने वाली कंडक्शन करंट के बराबर ही होगी। और बाहर जाएंगे
तो बाहर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, और कैसे घटेगा, म्यू नॉट आई अपन 2 पाई स्मॉल आर। तो बस बताओ, इन्फिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ ऐसा होता है। तो प्लेट्स के बीच है ना, प्लेट्स के बीच जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है उसका भी ग्राफ ऐसा ही होगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि सॉलिड सिलेंडर के सिमिलर है ना, सॉलिड सिलेंडर के सिमिलर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड में मैक्सिमम कहाँ होगा, सरफेस पर। मतलब इधर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, और कितना होगा, म्यू नॉट आई अपन 2 पाई कैपिटल आर ये होगा। बस आंसर कौन सा रहेगा, फर्स्ट आंसर सही है कि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड सब जगह प्रोड्यूस होगा, और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगा, बिल्कुल सरफेस पर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है ये क्वेश्चन एग्जाम्पल की फॉर्म में, और हम भी क्लास में कराते हैं। तो इतना एक्सप्लेन किया, बाकी जिसने ढंग से पढ़ रखा उसने तो देखते ही टिक कर दिया होगा। चलो बच्चों सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो इसमें हमको दे रखा है कि कोई डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट 5 × 10⁻⁻6 कूलम × मीटर दे रखा है। तो चलो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम पी बोल लेते हैं। अब देखो इस डायपोल को हमने यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, और ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम इतनी दे रखी है। तो चलो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को ई मान लेते हैं, और पहले केस में ये जो डायपोल है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एलोंग ही रखा हुआ है ना। तो अब हमने क्या कर दिया है कि अब इसको 60 डिग्री घुमा दिया है। तो बस हमको देखना है कि इनिशियल से फाइनल तक इस डायपोल की पोटेंशियल में चेंज कितना होगा, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कितना होगा। स्टार्ट करते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले केस में डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के एलोंग रखा है, मतलब इस बार डायपोल मोमेंट का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल 0 है। तो शुरू में इसमें डायपोल में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो देखना है। तो हमको पता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डायपोल रखे हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, -p cos थीटा। तो स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, -p cos थीटा। डायपोल मोमेंट का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल 0 और cos 0 1 होता है, तो शुरू में पोटेंशियल एनर्जी -p होगी। फाइनल देखते हैं। तो फाइनली है ना, फाइनली जो डायपोल मोमेंट है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो फाइनल पोटेंशियल भी -p cos थीटा। तो -p और cos थीटा। अब डायपोल मोमेंट का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल 60 डिग्री है, तो फाइनल पोटेंशियल जी -p/2 हो गई। तो बस अब हमको चेंज इन पोटेंशियल जी निकालनी है, मतलब u फाइनल माइनस u इनिशियल। तो u फाइनल तो -p/2 माइनस u इनिशियल -p। तो ये सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ गया, p/2। तो चेंज इन पोटेंशियल जी p/2, बस वैल्यू रख देते हैं। तो देखो p तो कितना दे रखा है ना, p तो इसका डायपोल मोमेंट कितना दे रखा है, 5 × 10⁻⁻6। ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 4 × 10⁻⁵/2 इतना है। इसको सॉल्व कर लेना है ना, कितना 5 × 4 20, 20 से 2 कैंसिल, इसको सॉल्व कर लेना तो कितना आ जाएगा, 1 जूल इतना आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है 0.5 kg मास की कोई बॉल है, इसको 40 मीटर हाइट से छोड़ा है। तो बॉल फ्रीली गिरेगी, ज़मीन से टकराएगी, और टक्कर के बाद ये मैक्सिमम 10 मीटर हाइट जितनी बाउंस होती है इतनी हाइट ऊपर पहुंचती है। तो बस टक्कर के ड्यूरिंग बॉल पर जो झटका लगेगा उसका इम्पल्स कितना होगा वो देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये रबर की बॉल को 40 मीटर हाइट से छोड़ा है ना, फ्रीली नीचे गिरेगी, ग्राउंड पर कितनी स्पीड से टकराएगी वो देखना है। तो ये तुमने पढ़ा होगा कि किसी बॉल को रेस्ट से रिलीज करें तो बॉल ग्राउंड पर कितनी स्पीड से टकराती है, √2gh इतनी स्पीड से टकराती है। तो बॉल ग्राउंड पर कितनी स्पीड से टकराएगी, √2gh। तो √2g की वैल्यू इस बार 9.8 लेनी है, और h कितना है 40। इसको सॉल्व कर लेना। तो सॉल्व करेंगे तो 28 मीटर पर सेकेंड, जिसको v1 बोल लेते हैं। तो बस हम बोल सकते हैं कि बॉल जमीन पर कितनी स्पीड से टकराएगी, v1 = 28 मीटर पर सेकेंड। तो कह सकते हैं कि टक्कर के जस्ट पहले बॉल का मोमेंटम कितना होगा, m × v1 जितना नीचे की ओर होगा। अब
टक्कर की ड्यूरिंग बॉल पर झटका लगेगा और टक्कर के जस्ट बाद बॉल बाउंस होगी, तो टक्कर के जस्ट बाद बॉल कितनी स्पीड से बाउंस होगी वो देखना है। तो यहाँ भी डायरेक्ट बोल सकते हैं कि टक्कर के बाद बॉल मैक्सिमम 10 मीटर हाइट ऊपर उठ रही है, मतलब बॉल कितनी स्पीड से बाउंस हुई होगी, √2gh, है ना। पता होगा कि है ना, किसी बॉल की वेलोसिटी v हो तो इस v वेलोसिटी के दम पर बॉल मैक्सिमम कितनी ऊपर उठती है, v²/2g। 2g को इधर ट्रांसफर करें तो v = √2gh आएगा। तो डायरेक्ट पता होगा कि h साइड से छोड़े तब भी बॉल √2gh स्पीड से टकराती है, और किसी बॉल को, है ना, कोई बॉल मैक्सिमम h साइड तक ऊपर उठ रही है तो कितनी स्पीड से बाउंस हुई होगी वो भी √2gh लिख सकते हैं। तो बस बॉल कितनी स्पीड से बाउंस हुई होगी, √2gh। 2g की वैल्यू 9.8 और h कितना है, 10 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 14 मीटर पर सेकेंड, मतलब बॉल 14 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बाउंस हो रही है, जिसको मैं v2 बोल लेता हूँ। तो बस कह सकते हैं कि टक्कर के जस्ट बार इस बॉल की स्पीड v2 हो गई तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, mv2 ऊपर की ओर। तो बस पूछा है कि टक्कर के ड्यूरिंग बॉल पर जो झटका लग रहा है उसका इम्पल्स कितना होगा वो देखना है, है ना। बॉल पर लगने वाले झटके का इम्पल्स देखना है। तो हम सभी को पता है कि इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन के अकॉर्डिंग इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मतलब p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो समझ जाना कि टक्कर के ड्यूरिंग बॉल पर लगने वाले झटके का इम्पल्स निकालना है, मतलब इनडायरेक्टली चेंज इन मोमेंटम निकालना है, जहाँ चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, सिंपली p फाइनल माइनस p इनिशियल। चलो आसानी के लिए ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल देते हैं, p फाइनल। तो फाइनल मोमेंटम तो mv2 ऊपर की ओर है इसलिए प्लस mv2 माइनस इनिशियल मोमेंटम mv1 नीचे की ओर है तो माइनस mv1। तो ये सॉल्व करेंगे तो इम्पल्स कितना आ गया, m इंटू v1 प्लस v2। m इसका मास 0.5 kg, इसको मैं हाफ लिख देता हूँ। v1 28, v2 कितना है 14। तो ये सॉल्व करोगे तो 21 न्यूटन इंटू सेकेंड, ये थर्ड आंसर करेक्ट होगा। तो इस टाइप की चीज़ें भी क्लास में कराई जाती हैं, हमारी शीट में भी दे रखे हैं क्वेश्चंस। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो ये एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल की फॉर्म में दे रखा है और हम क्लास नोट्स में भी करवाते हैं। देखो इसमें हमको दे रखा है कि हमारे पास नेचुरली अनपोलराइज्ड लाइट है, इसको दो क्रॉस्ड पोलराइड से गुजारते हैं, है ना। पता होगा कि क्रॉस पोलराइड ऐसे पोलराइड होते हैं जिनके एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो चलो मान लेते हैं कि दो क्रॉस पोलराइड है ना, मतलब इनके एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो मान लेते हैं कि इसका एक्सिस y एक्सिस के होंगे और इसका z एक्सिस के होंगे, तो दोनों के एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब दोनों क्रॉस पोलराइड होंगे। अब देखो इन दोनों के बीच एक और पोलराइड शीट है ना, इन दोनों के बीच एक और पोलराइड शीट लेते हैं और इसको घुमाते हैं, और ऐसे घुमाते हैं ताकि इस पोलराइड शीट का पहले पोलराइड से एंगल कितना है 22.5 डिग्री, चलो इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना। तो बीच वाली पोलराइड शीट को ऐसे घुमाते हैं ताकि इसका फर्स्ट पोलराइड के साथ एंगल थीटा है। बताओ इसका फर्स्ट पोलराइड से एंगल थीटा होगा तो इस पोलराइड से एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। बताया था ना, ये दोनों क्रॉस पोलराइड हैं जिनके एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो बताओ ये बीच वाली शीट का इसके एक्सिस से एंगल अगर थीटा होगा तो इससे कितना होगा 90 माइनस थीटा, है ना। तो बस हमको देखना है कि फाइनल जो इमरजेंट लाइट होगी उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी वो देखना है। स्टार्ट करते हैं। तो बताओ इधर से नेचुरली अनपोलराइज्ड लाइट भेज रहे हैं जिसकी इंटेंसिटी चलो आई मान लेते हैं, है ना। नेचुरली अनपोलराइज्ड लाइट भेज रहे हैं, इसकी इंटेंसिटी आई मान लेते हैं। तो पता है कि ये लाइट सबसे पहले पोलराइड से गुजरेगी, पता है कि पहले पोलराइड से गुजरने के बाद ये अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो पोलराइज्ड लाइट में तो कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन नुकसान ये होगा कि इंटेंसिटी आधी हो जाएगी। क्लास में पढ़ा होगा कि अनपोलराइज्ड लाइट को इस पोलराइड से गुजारे तो लाइट पोलराइज तो हो जाएगी लेकिन इंटेंसिटी आधी हो जाएगी। तो था पहले इंटेंसिटी आई थी तो अब इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी I/2, और क्वेश्चन दे रखा है कि पहले पोलराइड से गुजरने के बाद लाइट की जो इंटेंसिटी हो गई उसको क्या बोलना है I0। तो बताओ पहले पोलराइड से गुजरने के बाद लाइट की इंटेंसिटी I/2 हो जाएगी, इसको हमको I0 बोलना है। अब बताओ लाइट पोलराइज तो हो गई
है ना, लाइट पोलराइज तो हो गई, लेकिन अब इसको इस दूसरे पोलराइड से गुजरा है। तो बस हमको पता है कि इस दूसरे पोलराइड का इसके एक्सिस के साथ एंगल थीटा है, तो इससे गुजरने के बाद इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स हो जाएगी, मतलब है ना, इस एंटर करने वाली लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है, तो इस पोलराइड से गुजरने के बाद इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। फिर ये लाइट इस पोलराइड से गुजरेगी, तो इस पोलराइड का, है ना, इस पोलराइड के एक्सिस का एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा है। तो इससे गुजरने के बाद इंटेंसिटी और कितनी हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 90 माइनस थीटा टाइम्स और हो जाएगी। तो बताओ, है ना, इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी देख सकते हो ना, तो बताओ लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा तो पहले से ही थी, लेकिन इस पोलराइड से गुजरने की और इंटेंसिटी और कितने टाइम्स हो जाएगी, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा टाइम्स और हो जाएगी। तो बस हम बोल सकते हैं कि जो फाइनल इमर्जेंट रे उसकी इंटेंसिटी इतनी होगी। अब ये तुमको पता होगा कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो बस हम बोल सकते हैं कि जो फाइनल इमर्जेंट रे उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, आई नॉट, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो पता होगा कि इसको साइन 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो तुमने पढ़ा होगा कि साइन 2 थीटा कितना होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 को उधर ट्रांसफर करें तो साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया, साइन 2 थीटा बाई 2। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, है ना, लिख देता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा बाई 2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो बताओ इस फाइनल लाइट की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आई नॉट अपन ये 2 स्क्वायर कितना हो गया 4, इसको बाहर ही ले लेता हूँ, और आगे कितना हो गया साइन स्क्वायर 2 थीटा इतना हो गया। बस लास्ट में थीटा की वैल्यू रखते हैं 22.5। बताओ थीटा की वैल्यू 22.5 रखेंगे तो 2 थीटा कितना हो जाएगा 45। तो फाइनल लाइट की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आई नॉट बाय 4 को तो मोह माया से बाहर ही रखते हैं, और साइन 45 1 बाई रूट 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई 2 आ जाएगा, तो आई नॉट बाय 8। तो फाइनल जो इमर्जेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाय 8 होगी। चलो बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन देखना। तो इसमें हमको दे रखा है कि दो गाड़ियां हैं जिनकी इनिशियल काइनेटिक है जी 100 जूल और 225 जूल है। अब हम क्या करें कि ब्रेक लगा रहे हैं, है ना, ब्रेक लगाएंगे तो ऑब्वियसली रेजिस्टिव फोर्स लगेगा और उसके कारण गाड़ी स्लो डाउन होगी और रुक जाएगी। तो हमको दे रखा है कि पहली गाड़ी रुकने तक 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और दूसरी गाड़ी रुकने तक 1500 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो बस जो ब्रेक लगा है उसके कारण दोनों गाड़ियों पर जो रेजिस्टिव फोर्स लगेगा उसका रेशो क्या होगा वो देखना है। मतलब इनडायरेक्टली हमको देखना है कि गाड़ी की इनिशियल काइनेटिक है जी और रुकने तक इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसमें रिलेशन क्या होगा वो देखना है। तो दोनों गाड़ियों के लिए एक साथ सॉल्व करते हैं, जनरली सॉल्व करते हैं। तो ये मान लेते हैं कोई गाड़ी है, इसकी इनिशियल काइनेटिक है जी को मैं के ही बोल लेता हूँ। अब ड्राइवर ब्रेक लगा रहा है, ब्रेक लगा रहा है तो रेजिस्टिव फोर्स लगा रहा है, और चलो रेजिस्टिव फोर्स F मान लेते हैं, और दिया तो नहीं है लेकिन इनकी भावना है कि जो रेजिस्टिव फोर्स है वो कांस्टेंट है। तो रेजिस्टिव फोर्स के कारण क्या होगा, इसकी वेलोसिटी घटेगी और कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो गाड़ी परमानेंटली रुक जाएगी। और चलो मान लेते हैं कि रुकने तक गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट x है तो बस हमको देखना है कि इसकी इनिशियल काइनेटिक है जी और रुकने तक इसका जो डिस्प्लेसमेंट x उनमें क्या रिलेशन होगा वो देखना है। तो पता है कि रेजिस्टिव फोर्स कांस्टेंट है तो इसका रिटार्डेशन भी कांस्टेंट होगा। तो श्रद्धा हो तो तुम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हो या चाहो तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हो। पता है कि दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो चलो थोड़ी पेन की इंक बचाने के लिए बेसिक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं ना। तो बताओ इसको इनिशियल और इसको फाइनल, इनिशियल से फाइनल के बीच बेसिक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। तो बेसिक वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग इनिशियल से फाइनल तक इस गाड़ी पर लगने वाले सारे फोर्सेस का टोटल वर्क डन इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बताओ वर्क डन किसका होगा, केवल रेजिस्टिव फोर्स का होगा, और रेजिस्टिव फोर्स जो है वो मोशन के अपोजिंग है, इससे इसका वर्क डन नेगेटिव तो होगा
और मैग्नीट्यूड फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब F इंटू एक्स। तो रिजल्ट टोटल वर्क डन तो इतना आ गया इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को मैं के ही बोल लेता हूँ। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो इससे अपने पास कितना आ गया एफ एक्स इक्वल टू के। हमको रेजिस्टिव फोर्स का रेशियो निकालना है। एक्स को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। एक्स को इधर ट्रांसफर करेंगे तो एफ इक्वल टू कितना आ गया के ई बाय एक्स। मतलब बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टिव फोर्स है वो के ई बाय एक्स होगा। तो बस मुँह जुबानी बताओ कि, है ना, मुँह जुबानी बताओ कि पहली गाड़ी पर लगने वाला, है ना, तो पहली गाड़ी पर लगने वाला रेजिस्टिव फोर्स इक्वल टू कितना होगा के ई 1/x1। दूसरी गाड़ी पर लगने वाला रेजिस्टिव फोर्स कितना होगा के ई 2/x2। तो बस पहली गाड़ी और दूसरी गाड़ी पर रेजिस्टिव फोर्स का रेशियो निकालना है तो उसके लिए डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा के ई 1/ke2 इंटू x2/x1। तो बस के ई 1 तो कितना है 100, के ई 2 कितना है 225 इंटू x2। तो x2 कितना दे रखा है 1500 अपन x1 कितना दे रखा है 1000। बस इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। इससे ये कैंसिल हो गया, उसके बाद ये 15 से कैंसिल हो गया तो कितना आएगा 10/15 मतलब 2/3। तो करेक्ट आंसर फोर्थ होगा 2/3। चलो बच्चों 6 क्वेश्चन देखना। तो इसमें कोई सर्किट दे रखा है 5 वोल्ट की बैटरी है, तो बैटरी से बहने वाली करंट देखनी है। तो उसके लिए पहले पूरे रास्ते का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखना है। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो खतरनाक ब्रांच है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा वो देखना है। तो स्मार्ट पर्सन देखते ही समझ जाएगा कि ये जो सर्किट है वो बिल्कुल प्रॉपर व्हीटस्टोन ब्रिज है। दिख रहा है ना R1 R2 R3 R4 और बीच में R5 लगा दिया। तो ये जो सर्किट है वो बिल्कुल प्रॉपर व्हीटस्टोन ब्रिज है और ये बैलेंस भी है। बताओ R1/R2 का रेशियो कितना है 5:3 और R3/R4 का रेशियो भी 5:3 है। तो बस R1/R2 का रेशियो R3/R4 के बराबर है, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। और तब बैलेंस्ड है मतलब इस बार ए और डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। मतलब ए और डी के बीच ये जो 6 ओम का रेजिस्टर है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, है ना। तो बता इस रेजिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, मतलब ये सर्किट में भाग ले ही नहीं रहा है। ये धरती पर बोझ है, इसका होना या नहीं होना बराबर है, तो इसको सर्किट से हटा सकते हैं, है ना। और बताओ इसको हटा दिया अब तो बहुत सिंपल हो गया ना। इसको हटा दिया अब तो बहुत सिंपल हो गया। बताओ ये 5 और 3 पूरी तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो रिजल्टेंट कितना 8। इधर ये 2.5 और 1.5 ये दोनों भी पूरी तरह से सीरीज में, तो इनका रिजल्टेंट कितना हो गया 4। और बताओ इनका रिजल्टेंट 8 और इनका रिजल्टेंट 4 है, आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा R1 R2/R1 + R2 मतलब 8 × 4/8 + 4। तो ये 32/12। तो ये कितना हो गया 8/3। तो कह सकते हैं ना कि ये 8 और ये 4 आपस में पैरेलल में, तो इनका रिजल्टेंट अपने पास कितना आ गया 8/3। मतलब जो भी खतरनाक ब्रांच दिख रही है उन सब का रिजल्टेंट 8/3 होगा। अब बताओ इनके रिजल्टेंट 8/3 के साथ ये 1/3, ये 1.5 और 5.5 सब सीरीज में है। तो बस हम बोल सकते हैं कि पूरे रास्ते का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये 8/3 प्लस ये कितना है 1/3 प्लस ये कितना है 1.5 और ये 5.5। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 8/3 प्लस 1/3 9/3, जिसको हम 3 बोल सकते हैं। और इन दोनों का एडिशन कितना हो गया 7। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओम। बस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओम आ गया। तो बैटरी से बहने वाली करंट देखनी है। तो बैटरी से बहने वाली करंट कितनी होगी, रास्ते का नेट ईएमएफ अपन रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस, रास्ते का नेट ईएमएफ तो 5, रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस 10, तो 0.5 एम्पियर बैटरी से बहने वाली करंट इतनी होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि इधर कोई गर्म फर्नेस है, मतलब कोई गर्म जंक्शन है जिसका टेम्परेचर कुछ भी करके 3T इतना मेंटेन रखा है
और इधर कोई ठंडा जंक्शन है जिसका टेम्परेचर कुछ भी करके T जितना रखा है, और इन दोनों के हीट ट्रांसफ़र कराने के लिए हमने कंडक्टिंग मेटल की 3 स्लैब रख दी हैं। इन तीनों स्लैब की साइज सेम है, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया और थिकनेस तो सेम है, लेकिन कंडक्टिविटी डिफरेंट है। इसकी कंडक्टिविटी 2K, इसकी भी 2K और इसकी कंडक्टिविटी K है। तो बस हमको पूछा है कि स्टेडी स्टेट में इस जंक्शन का टेम्परेचर T1 कितना होगा और इसका इस जंक्शन का टेम्परेचर T2 कितना होगा वो देखना है। तो कर सकते हैं इसको, है ना। तो बस बताओ, बीच में कंडक्टिंग मेटल की स्लैब रखी है ना, तो द स्लैब रखी है तो हीट फ्लो होगी नेचुरली हाई टेम्पेयर से लो टेम्पेयर की ओर फ्लो होगी, और हीट इन तीनों स्लैब के थ्रू फ्लो होगी। तो ये तीनों स्लैब जो है वो थर्मल रेजिस्टर के टाइप से काम करेंगे। तो एक बार देखते हैं कि इन तीनों के रेजिस्टेंस का रेशो क्या होगा, है ना। फालतू पेन की इंक वेस्ट नहीं करते हैं। तो हमको अच्छे बताए कि किसी भी स्लैब का थर्मल रेजिस्टेंस बेसिकली कितना होता है, L/K। तो बताओ, तीनों स्लैब सेम साइज की, मतलब तीनों स्लैब का क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, तीनों स्लैब की थिकनेस भी सेम है। तो इस बार जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा वो थर्मल कंडक्टिविटी K के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। तो बताओ, इसकी कंडक्टिविटी 2K और इसकी K, पहले के कंपैरिजन में दूसरे स्लैब की कंडक्टिविटी आधी है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनली थर्मल रेजिस्टेंस डबल होगा। मतलब इसका थर्मल रेजिस्टेंस R है, तो ये भी आइडेंटिकल है, इसका भी R होगा, लेकिन इसका थर्मल रेजिस्टेंस 2R होगा। फालतू L/K इतना लिखने की जरूरत नहीं, कह सकते हैं कि इन दोनों का थर्मल रेजिस्टेंस R हो तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस डबल होगा, 2R होगा। बस हमको देखना है कि दोनों जंक्शन पॉइंट का टेम्परेचर कितना होगा वो देखना है। ठीक है, तो इसको करने के 2 तरीके बताए थे। पहले हम सिंपल तरीके से करते हैं। चलो पहले इस जंक्शन को बिल्कुल भूल जाते हैं, ठीक है ना। पहले हमको इस जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है। तो बस आराम से बताओ कि इस जंक्शन का टेम्परेचर निकालने के लिए क्या करेंगे, इस जंक्शन पर भी किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगाएंगे, मतलब इस जंक्शन पर भी आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट, है ना। उसके लिए क्या करते हैं, इन दोनों स्लैब को एक सिस्टम मान लेते हैं। तो बस ध्यान रखा कि इस जंक्शन का टेम्परेचर निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली इस जंक्शन पर आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट, मतलब इस जंक्शन पर I in इक्वल टू I आउट। तो बस बताओ, इस जंक्शन पर आने वाली करंट तो कितनी होगी, टेम्परेचर डिफरेंस ओपन R, हाई टेम्पेयर है ना, इनिशियल टेम्पेयर माइनस फाइनल टेम्पेयर ओपन R, ऐसे फ्लो रही है। तो इनिशियल टेम्पेयर का काम तो कौन करेगा, 3T माइनस फाइनल टेम्पेयर का काम T1 ओपन R, इसका रेजिस्टेंस केवल R है, इक्वल टू जाने वाली करंट। तो जाने वाली करंट भी कितनी होगी, टेम्परेचर डिफरेंस ओपन R, मतलब इनिशियल टेम्पेयर माइनस फाइनल टेम्पेयर ओपन R, ऐसे बह रही है। तो इनिशियल टेम्पेयर का काम तो T1 माइनस फाइनल टेम्पेयर T ओपन R, यहाँ और यहाँ के बीच रेजिस्टेंस, तो यहाँ और यहाँ के बीच टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 2R प्लस R, मतलब 3R। बस सॉल्व कर लेंगे ना इसको, तो इसको ट्रांसफर करके सॉल्व कर लेना। तो सॉल्व करोगे तो T1 इक्वल 2T आएगा, मतलब इस जंक्शन का टेम्पेयर 2T आ गया। तो लिख देता हूँ मैं कि सॉल्व करने पर T1 इक्वल टू तो 2T आ गया, है ना। अब चलो, अब हमको दूसरे जंक्शन का टेम्पेयर देखना है, तो उसको एक बार कंसिडर करते हैं ना। इसको मिटा रहा हूँ मैं पूरा। ठीक, लिख देता हूँ कि इसका रेजिस्टेंस R, इसका R और इसका कितना था 2R था ना। बस अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको इस जंक्शन का टेम्पेयर निकालना है, तो उसके लिए इस जंक्शन को कंसिडर करते हैं। और बताओ, इस जंक्शन के टेम्पेयर के लिए वही कंसेप्ट कि इस जंक्शन पर भी सिंपली आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट है। तो इस जंक्शन के लिए भी आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट, मतलब I in इक्वल टू I आउट। पहले आने वाली करंट, तो करंट जो आ रही है इधर से आ रही है, तो आने वाली करंट कितनी होगी, वो भी टेम्परेचर डिफरेंस ओपन R, इनिशियल माइनस फाइनल टेम्पेयर ओपन R, ऐसे आ रही। तो इनिशियल टेम्पेयर का काम तो कौन करेगा, 3T, फाइनल टेम्पेयर का काम T2 ओपन R, यहाँ से यहाँ का रेजिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R प्लस 2R, मतलब 3R। ये तो आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट, तो करंट जो जा रही है इधर से जा रही है, तो जाने वाली करंट भी टेम्पेयर डिफरेंस ओपन R, इनिशियल माइनस फाइनल टेम्पेयर ओपन R। तो बता, इनिशियल टेम्पेयर का काम तो T2, फाइनल टेम्परेचर T,
ओपन आर, यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस जो केवल आर ही है, इसको भी आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना। तो इसको सॉल्व करोगे तो T2 तुम्हारे पास कितना आएगा, 3/2T इतना आएगा। तो बस T1 तो 2T आ गया और T2 अपने पास कितना आ गया, 3/2T। तो T1/T2 का रेशियो निकालना है तो दोनों का डिवाइड कर देंगे तो T से T कैंसिल, तो रेशियो 4/3। तो T1/T2 का रेशियो 4/3 है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो ये रियली टफ क्वेश्चन है, अगर किसी से नहीं हुआ तो दुखी मत होना, है ना। देख लेना, जगह थोड़ी कम है तो डायग्राम अगले पेज पर ही बना रहा हूँ। तो इसमें हमको देखा है ज़मीन की स्मूथ सरफेस है, उसके ऊपर कोई बॉक्स रखा है। चलो बॉक्स की जगह मान लेते हैं कि इसके ऊपर कोई कार्ट रखा हुआ है, तो कोई गाड़ी रखी हुई है जिसमें काफ़ी सारी रेत भरी हुई है। अब देखो इसके, है ना, इसको हमने किसी स्प्रिंग से जोड़ दिया है और डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो जो भी बॉक्स है ऐसा ऑस्किलेट कर रहा है, लेकिन इसमें नीचे ऑरिफिस बना दिया है। ढंग से लिखा तो नहीं है, लेकिन इनकी भावना है कि नीचे ऑरिफिस बना दिया है। तो ऑरिफिस बनाने के कारण रेत ऐसे लीक होगी, और इन्होंने लिखा है कि जो भी रेत लीक हो रही है वो वर्टिकली गिर रही है। अब इन्होंने ये नहीं दे रखा कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वर्टिकल गिर रही है या गाड़ी के रिस्पेक्ट में वर्टिकल गिर रही है। बाकी इनकी भावना यही होगी कि जो भी रेत गिर रही है वो गाड़ी के रिस्पेक्ट में सी वर्टिकल गिर रही है। तो बस रेत गिरेगी तो उसके कारण क्या होगा, इस गाड़ी का, इस सिस्टम का टोटल मास घटेगा ना। तो बस हमको देखना है कि उसके कारण इसकी एवरेज फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो बढ़ेगी या घटेगी वो देखना है। और दूसरा इसके ऑस्किलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा या घटेगा वो देखना है, ठीक है ना। तो तुम खुद बताओ कि इस बार इससे रेत निकल रही है ना, रेत निकल रही है मतलब इस बार इस गाड़ी, इस सिस्टम का टोटल मास घटेगा, मतलब मास चेंज होगा। और तुम बताओ कि इस बार मास चेंज हो रहा है मतलब इस बार अपने न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन काम नहीं करेगी। तो इस बार मास चेंज हो रहा है मतलब एक्चुअली तो ये वेरिएबल मास प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली तो इसमें वेरिएबल मास की इक्वेशन लगानी होगी, मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू mdv/dt माइनस v रिलेटिव dm/t। तो एक्चुअली तो हमको वेरिएबल मास की इक्वेशन लगानी होगी, तो उससे क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। तो नीट लेवल पर इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर कोई एग्जैक्ट मेथड सॉल्व करने का ट्राई करे तो पूरे एग्जाम में केवल एक ही क्वेश्चन हो पाएगा उससे, और वो भी गलत होगा। इसलिए हम बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स में नहीं जाते हैं, बहुत शॉर्ट में ही करते हैं इसको, सुपरफिशियल लेवल पर। तो बस पहले फ्रीक्वेंसी का क्या होगा वो देखना है। तो होता है ऑस्किलेट कर रहा है ना, तो हम रफली बोल सकते हैं कि इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक जैसा होगा, और इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम रफली क्या लिख सकते हैं, √k/m लिख सकते हैं। तो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है ना, स्प्रिंग तो वैसी की वैसी है ना, तो स्प्रिंग कांस्टेंट k तो उतना ही रहेगा, लेकिन रेत निकलने के कारण इस सिस्टम का मास घटेगा, और उतना मास घटेगा मतलब डिनोमिनेटर घटेगा, तो उसके कारण एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो उस पक्का है कि टाइम के साथ साथ इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो बढ़ेगी, नहीं तो कंफर्म है कि इसकी फ्रीक्वेंसी तो बढ़ेगी, लेकिन अब इसके एम्पलीट्यूड का क्या होगा वो देखना है। तो एम्पलीट्यूड के बारे में सोचना बहुत मुश्किल है, तो इसको हम दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं। तो हमको पता है कि जो एम्पलीट्यूड होता है वो किससे रिलेटेड होता है, इस सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी से रिलेटेड होता है। और हम कह सकते हैं, रफली बोल सकते हैं कि इसका मोशन SHM है। तो उस केस में इसकी टोटल एनर्जी रफली हम क्या लिख सकते हैं, ½ k² ये लिख सकते हैं। तो जो एम्पलीट्यूड होता है टोटल एनर्जी से रिलेटेड होता है। बस एम्पलीट्यूड का क्या होगा वो देखना है, मतलब इनडायरेक्टली इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी का क्या होगा वो देखना है। तो चलो सबसे बताओ कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी बढ़ तो नहीं सकती है ना, बताओ टोटल मैकेनिकल एनर्जी बढ़ना है तो प्रकृति के नियम के खिलाफ है। बताओ अगर टोटल एनर्जी पड़े पड़े अगर बढ़ने लग गई तो फिर तो दुनिया में ऊर्जा का संकट खत्म ही हो जाएगा। तो हमको होता है कि टोटल एनर्जी तो है, टोटल एनर्जी बढ़ तो सकती नहीं है क्योंकि प्रकृति के नियम के खिलाफ है, तो टोटल एनर्जी बढ़ तो नहीं सकती है। तो बस दो ही चीज़ें रही कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी या घटेगी वो देखना है। तो तुम बताओ क्या कोई फ्रिक्शन जैसा तो नहीं है ना, या कोई फ्रिक्शन जैसा तो नहीं है, लेकिन बताओ रेत निकल रही है सिस्टम से, है ना,
फ्रिक्शन जैसा कोई तो नहीं है, लेकिन इस बार इस सिस्टम से गाड़ी से रेत निकल रही है तो होता है रेत जो है वो काफ़ी सारी काइनेटिक एनर्जी ले करके चली आएगी और एनर्जी ले करके जाएगी तो उसके कारण सिस्टम की टोटल एनर्जी घटेगी। और इसको डिटेल में देख सकते हो ना कि होता है इस कंटेनर से रेत निकल रही है ना, कंटेनर से रेत निकल रही है, इन्होंने मूर्खों ने दे रखा है कि रेत वर्टिकली निकल रही है, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वर्टिकली निकल रही है, गाड़ी के रिस्पेक्ट में वर्टिकली निकल रही है, ये इन्होंने क्लियरली नहीं दे रखा है। तो फिर हम इनकी भावना ही लग रही है कि इनका कहने का मतलब है कि रेत गाड़ी के रिस्पेक्ट में वर्टिकली निकल रही है। रेत बताओ, गाड़ी के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी वर्टिकल होगी, बाकी एक्चुअली देखें या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें तो रेत की दो वेलोसिटीज होंगी। बताओ, गाड़ी की वेलोसिटी v है तो उससे निकलने वाली रेत की वेलोसिटी v तो होगी, और साथ में गाड़ी के रिस्पेक्ट में निकल रही है इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी भी होगी। बाकी पक्का है कि गाड़ी की वेलोसिटी v है तो उससे निकलने वाली रेत की भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v होगी, और रेत की कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी तो ऑब्वियसली इस निकलने वाली रेत की काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और तक काइनेटिक एनर्जी होगी मतलब जो भी रेत निकल रही है वो कुछ एनर्जी ले करके जाएगी, तो होता रेत कुछ एनर्जी ले करके जाएगी, मतलब ये जो सिस्टम दिख रहा है उसकी टोटल एनर्जी घटेगी, और होता टोटल एनर्जी घटेगी तो एम्पलीट्यूड भी घटेगा। बताओ, टोटल एनर्जी हाफ के स्क्वायर, हाफ कांस्टेंट है स्प्रिंग कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, तो बस जो रेत निकलेगी वो कुछ एनर्जी ले करके जाएगी तो उसके कारण सिस्टम की टोटल एनर्जी घटेगी तो एम्पलीट्यूड भी घटेगा। तो बस पक्का बोल सकते हैं कि इस बार फ्रीक्वेंसी तो है ना, इस बार इसकी फ्रीक्वेंसी तो बढ़ेगी और एम्पलीट्यूड घटेगा। तो कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन है, जिसमें फ्रीक्वेंसी तो बढ़ रही है और एम्पलीट्यूड घट रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन को टिक करेंगे। तो टफ था और थोड़ा सा अनक्लियर भी क्वेश्चन था। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है और चित्र में सर्किट का कोई छोटा सा हिस्सा ही बता रखा है। तो देखो, ए और बी टर्मिनल के बीच एक तो 1 हेनरी का कोई इंडक्टेंस है, 5 वोल्ट की बैटरी और 2 ओम का रेजिस्टर है, और हमको दे रखा है कि करंट आगे की ओर बह रही है। ठीक है ना, करंट आगे की ओर बह रही है और दे रखा है कि करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड की कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। तो बढ़ते बढ़ते किसी इंस्टेंट पर करंट की वैल्यू कितनी हो गई? 2 एम्पियर। तो उस इंस्टेंट पर ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, मतलब वी ए माइनस वी बी कितना होगा वो देखना है। बस बाकी सब तो सिंपल है। एक बार इंडक्टर को अलग से निपट लेते हैं। वही है ना, क्लास में क्लियरली बताया था कि कभी भी इंडक्टर में आई करंट एंटर करे तो इंडक्टर में अपोजिंग ईएमएफ जनरेट हो जाएगा और कितना होगा? एल डी आई बाय डी टी। बस अब हमको ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब वी ए माइनस वी बी निकालना है। तो पता होगा कि वही वी ए माइनस वी बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? किरचॉफ का यूज़ करेंगे, है ना। पढ़ा होगा कि वी ए माइनस वी बी निकालने के लिए क्या करते हैं? सिंपली ए से बी की ओर चलते हैं और रास्ते में जितने भी नमूने हैं सबके पोटेंशियल ड्रॉप साइन के साथ लिखते हैं। और पता है कि हम लोग पोटेंशियल में इंक्रीज नहीं बल्कि पोटेंशियल में ड्रॉप देखते हैं, जो सोचना बहुत आसान होता है। तो बस वी ए माइनस वी बी के लिए ए से बी की ओर चलेंगे, रास्ते में जो जो नमूने आ रहे हैं सबका पोटेंशियल ड्रॉप साइन के साथ। तो होता ए से बी की ओर चलेंगे, सबसे ले इंडक्टर आ रहा है ना, और इंडक्टर के पॉजिटिव पार्ट में एंटर करें तो कितना आएगा? प्लस एल डी आई बाई डी टी। और आगे बढ़ते हैं, बैटरी है जिसका पोटेंशियल 5 वोल्ट है, और बैटरी के भी बड़ी लाइन मतलब पॉजिटिव पार्ट में एंटर करें तो +5। और अब रेजिस्टर है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आई आर, और रेजिस्टर में करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए क्या आएगा? +IR। अपना सिंपल रूल है, बस अब वैल्यू रख सकते हो। बताओ कितना होगा? +L। L इसका इंडक्टेंस 1 और डी आई बाई डी टी पता है कि इसमें डी आई बाई डी टी की वैल्यू साइन के साथ रखते हैं। तो बस करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड की रेट से बढ़ रही है, इसलिए डी आई बाई टी कितना होगा? +1 प्लस है 5 प्लस आई। तो वैसे करंट चेंज कर रही है लेकिन इस इंस्टेंट पर करंट कितनी है? 2, और आर भी कितना है? 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? 10 वोल्ट। तो वी ए माइनस वी बी 10 वोल्ट होगा। तो क्लास नोट्स में ही करा रखा, उसमें थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें तो इंडक्टर, रेजिस्टर, बैटरी के साथ साथ कैपेसिटर भी लगा दिया है, तो कर सकते हो तुम इजीली।
चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन जैसा कोई माइक्रोस्कोपिकल पार्टिकल है और वो किसी सेंट्रल फोर्स के अंडर में v की कांस्टेंट स्पीड से r रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है ना। ये भी हमको पता है कि कभी कोई पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करे तो सेंटर की ओर बांधे रखने वाला कोई ना कोई रियल फोर्स होना चाहिए जिसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। और इस बार दे रखा है कि इसको बांधे रखने वाला सेंट्रल फोर्स F जितना कांस्टेंट है और साथ में दे रखा है कि इस पार्टिकल के लिए बोर्स थ्योरी को वैलिड मानना है, मतलब बोर्स क्वांटाइजेशन को वैलिड मानना है। तो बस इसकी ऑर्बिटल स्पीड और ऑर्बिट की रेडियस ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पर किस तरह से डिपेंड करेगी वो देखना है। तो बस बताओ, ऑर्बिट की रेडियस और इसकी स्पीड दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन चाहिए। और पता होगा कि बोर्स थ्योरी में दो इक्वेशन बिल्कुल सेट होती हैं, एक तो फोर्स बैलेंस की इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन ऐसी है जिसको तो भगवान भी चेंज नहीं कर सकता है, वो होती है एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन mvr=nh/2π। स्टार्ट करते हैं। तो पहली इक्वेशन तो फोर्स बैलेंस, चलो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि सिंपली इस घूमते हुए पार्टिकल के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो रोटेटिंग फ्रेम से देखते हैं। रोटेटिंग फ्रेम से देखने पर पार्टिकल पर कौन कौन से फोर्स फील होंगे, एक तो सेंटर की ओर बांधे रखने वाला है रियल फोर्स, जो सेंट्रल फोर्स है इसकी वैल्यू F जितनी कांस्टेंट है, और दूसरा ये पार्टिकल घूम रहा है तो बाहर की ओर फेंकने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। तो द स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट के लिए या डिस्टेंस मेंटेन रखने के लिए अंदर बाहर वाले फोर्स एग्जैक्टली बैलेंस होने चाहिए। तो बाहर की ओर कितना है mv²/r इक्वल टू अंदर की ओर कितना है F। एक इक्वेशन ये आ गई। और दूसरी इक्वेशन तो पता है कि इस बार बोर्स क्वांटाइजेशन को वैलिड मानना है। बोर्स क्वांटाइजेशन शब्द सुनते आना चाहिए कि दूसरी इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन। तो पता है कि बोर्स क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग सेंटर के अबाउट घूम रहे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा mvr=nh/2π। तो बस v और r दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, सॉल्व कर सकते हो। पूरा एक्सप्रेशन नहीं निकालना, हमको केवल n की कितनी पावर पे डिपेंड करें वही देखना है। तो चलो पहले हमको v देखना है, r को हटाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो बताओ, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो r से r कैंसिल हो जाएगा, v² × v कितना हो गया v³ प्रोपोर्शनल टू इधर कितना बचेगा n, बाकी सब तो कांस्टेंट है ना। तो तब v³ प्रोपोर्शनल टू n, क्यूब को उधर ट्रांसफर करेंगे तो v प्रोपोर्शनल टू n की पावर 1/3। तो इसकी जो ऑर्बिटल स्पीड होगी वो तो n की पावर 1/3 पे डिपेंड करेगी, है ना। अब इसकी ऑर्बिट की रेडियस देखनी है तो उसके लिए किसी भी एक इक्वेशन का इसका यूज कर लेते हैं। चलो कि इसका एंगुलर मोमेंटम कितना था mvr=nh/2π। और अभी देख लिया कि इस बार इसकी जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड कर रही है, n की पावर 1/3 पर। तो बस m h ये सब तो कांस्टेंट है ना, तो बस हम लिख सकते हैं कि स्पीड की जगह क्या लिख सकते हैं, n की पावर 1/3 इंटू r, ये प्रोपोर्शनल टू n है। n की पावर 1/3 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो अपने पास r प्रोपोर्शनल टू n/n की पावर 1/3 कितना हो जाएगा, n की पावर 2/3। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि ऑर्बिट की रेडियस तो n की पावर 2/3 और इसकी स्पीड n की पावर 1/3 पे डिपेंड करेगी। तो इसको कर सकती हो तुम। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कोई पार्टिकल x एक्सिस के अलोंग स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसके पोजीशन और टाइम में रिलेशन हमको t = x² + x दे रखा है। तो बस हमको देखना है कि इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा, है ना। हमारी शीट का ही क्वेश्चन है सीधा, तो है ना, पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है। तो मेथड तो सभी को पता होगा कि बस एक्सेलरेशन निकालने के लिए वही घिसा पीटा तरीका यार, कि टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन। स्टार्ट करते हैं। तो चलो हमको दे रखा है कि इसकी पोजीशन और टाइम में रिलेशन t = x² + x दे रखा है ना, तो डिफरेंशिएशन करने पर वेलोसिटी आएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखना कि होता हर बार तो x को t की फॉर्म में दिया होता है, लेकिन इस बार उल्टा t को x की फॉर्म में दे रखा है। तो होता है इस बार dx/dt की कंपैरिजन में dt/dx निकालना ज़्यादा आसान है, तो हम dt/dx निकालेंगे, है ना। ये स्मार्टनेस है कि x को t की फॉर्म में नहीं बल्कि
t को x की फॉर्म में दे रखा है, तो इस बार dx बाई dt निकालने की जगह उल्टा हम dt बाई dx निकालेंगे। तो dt बाई dx के लिए इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है, तो x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन तो 2x प्लस x का 1 तो dt बाई dx इतना आ गया। dt बाई dx इतना आ गया, तो हमको वेलोसिटी देखनी है। तो हमको होता है कि वेलोसिटी तो क्या होती है dx बाई dt, तो बताओ dt बाई dx 2x प्लस 1 है, तो dx बाई dt इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 1/2x प्लस 1 हो जाएगा, जिसको हम 2x प्लस 1 की पावर -1 भी लिख सकते हैं। बस एक बार डिफ्रेंसिएशन करके वेलोसिटी निकाल ली, अब वेलोसिटी का एक बार और डिफ्रेंसिएशन करके, है ना, वेलोसिटी का एक बार और डिफ्रेंसिएशन करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो हमको पता है कि इस बार वेलोसिटी t नहीं x की फॉर्म में दे रखी है, तो इस बार एक्सेलरेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे v dv बाई dx। तो इस बार एक्सेलरेशन कितना होगा v dv बाई dx। तो बताओ v की जगह तो ये उतर कर क्या जाएगा, तो v की जगह तो 1/2x प्लस 1 ही आ जाएगा, इंटू dv बाई dx करना है। dv बाई dx करना है मतलब इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है। तो बस, है ना, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, वही अपना चेन रूल, पहले पूरे का डिफ्रेंसिएशन इंटू अंदर वाले का एक बार और, पहले पूरे का डिफ्रेंसिएशन। तो बताओ 1/x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है -1/x स्क्वायर, तो 1/2x प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा -1/2x प्लस 1 का स्क्वायर। तो पूरे का डिफ्रेंसिएशन तो इतना हो गया, इंटू अंदर वाले का एक बार और करेंगे, तो 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 और 1 कांस्टेंट है और अकेला है, तो डिफ्रेंसिएशन 0। तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, कितना आएगा -2, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 1 की क्यूब, तो एक्सेलरेशन इतना होगा। ये फोर्थ आंसर करेक्ट है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 इसको देखते हैं। जगह कम है तो अगले पेज पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो हमको दे रखा है कि किसी रीजन में क्रॉस डायरेक्शन का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि v की कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, जहाँ सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस r मान लेते हैं। अब क्वेश्चन दे रखा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑर्बिट की सरफेस को काटेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के कारण सर्कुलर ऑर्बिट से फ्लक्स गुजरेगा, और क्वेश्चन दे रखा है कि इस सर्कुलर ऑर्बिट से गुजरने वाला फ्लक्स n इंटू एच बाई ई है, जहाँ n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। बस पूछा है कि इस घूमते इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, वो देखना है। स्टार्ट करते हैं ना। तो क्रॉस डायरेक्शन का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और उसमें कोई इलेक्ट्रॉन v की कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। तो इसके सर्कुलर पाथ की रेडियस हमको पता है ना, हमको डायरेक्ट पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में कभी भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा हो तो इसके सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी होती है, सिंपली mv बाय क्यूबी। क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन है तो क्यू की जगह ई लिख सकते हैं। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई, इसके सर्कुलर पाथ की रेडियस तो mv बाय क्यूबी आ गई। दूसरा है ना, दूसरा हमको देखना है कि बताइए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑर्बिट की सरफेस को काटेगा तो फ्लक्स भी गुजरेगा। तो इस ऑर्बिट से गुजरने वाला फ्लक्स देखना है, दिख रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऑर्बिट की सरफेस को परपेंडिकुलर काट रहा है, इसलिए इस बार ऑर्बिट से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स सिंपली b इंटू ए। तो मैग्नेटिक फील्ड तो b, और a ऑर्बिट से एनक्लोज एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, और हमको दे रखा है कि ऑर्बिट से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है n इंटू एच बाय ई है। ये अपने पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। बस अब हमको देखना है कि इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, वो देखना है। तो ये तुमको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन घूमता रहा है लेकिन बहुत हाई स्पीड से घूम रहा है, और हमको बताया कि इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड से घूमे तो अभी इलेक्ट्रॉन जो वो एक पार्टिकल के टाइप से नहीं बल्कि एक करंट कैरिंग लूप के टाइप से काम करेगा, है ना। तो तेजी से घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक करंट कैरिंग लूप के टाइप से काम करेगा। तो बस पता है कि जैसे किसी करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है ni है, वैसे ही इस घूमते इलेक्ट्रॉन का भी मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा ni है। बस I की जगह क्या आ जाएगा I इक्वलेंट, है ना। और ये हमने बताया हुआ है कि कभी कोई चार्ज पार्टिकल घूम रहा हो
तो उस केस में इक्विवेलेंट करंट का बेस्ट फॉर्मूला क्या होता है, Q बाय T होता है। तो बस इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं ना, n तो 1 एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो n तो 1, I की जगह I इक्विवेलेंट आएगा, और पता है कभी चार्ज घूम रहा हो तो I इक्विवेलेंट का सबसे बेस्ट फॉर्मूला Q बाय T, तो Q तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E और T इसके रिवॉल्व करने का टाइम पीरियड, वो कितना होगा, एक चक्कर में डिस्टेंस ट्रैवल 2 पाई r अपन v, और A इस ऑर्बिट से एनक्लोज एरिया कितना हो गया, पाई r स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट अपने पास कितना आ गया, QV r बाय 2 है ना, लिख देता हूं मैं, ये तो सॉल्व करेंगे तो पाई कैंसिल r के कैंसिल, तो इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट अपने पास कितना आ गया, QV r बाय 2 मैग्नेटिक मोमेंट इतना आ गया। तो बस मैग्नेटिक मोमेंट को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की फॉर्म में लिखना है। तो चलो, ये v और r दो वेरिएबल है, हैंडल करना टफ है, तो हमको r को रहने देना है, v को हटाना है, तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन से v की वैल्यू निकालेंगे और उधर रख देंगे। बताओ, इस इक्वेशन में नमूनों को उधर ट्रांसफर करें तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई आर बी अपन m, तो बस है ना, इधर से v की वैल्यू निकाली और इधर v की वैल्यू रख देंगे, तो तब v की वैल्यू हम क्या रखेंगे, ई आर बी बाय एम, ये रख देंगे। बस इससे अपने पास मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, है ना, ये q की जगह पे एक्चुअली e लिखना चाहिए था, तो e इंटू ई तो कितना हो गया, e स्क्वायर हो गया, है ना, e स्क्वायर आ गया, फिर आगे b आएगा, r इंटू आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो r स्क्वायर अपन 2m। तो बस अब जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो शुद्ध रूप से r की फॉर्म में आ गया, तो अब मैग्नेटिक मोमेंट e स्क्वायर b ओपन 2m इंटू आर स्क्वायर ही हो गया। अब देखो, अब इसको n की फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, अब है ना, इसको n की फॉर्म में लिखना है तो इस इक्वेशन से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और उधर रख देंगे। तो चलो, इस इक्वेशन से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, तो बाकी नमूनों को उधर ट्रांसफर करेंगे तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, NH ओपन, है ना, NH ओपन बी पाई ई इतना आ गया, उधर से आर स्क्वायर निकाला और यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर बी बाय 2m तो बाहर, और इसमें जो आर स्क्वायर है उसका एक्सप्रेशन क्या रख सकते हैं, NH ओपन पाई बी इंटू ई रखेंगे। बस सॉल्व करते हैं, तो द सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बी से बी कैंसिल, है ना, पाई सॉल्व करेंगे तो b से b कैंसिल, उसके बाद एक ई से एक ई कैंसिल, तो सॉल्व करेंगे तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया, n ई एच ओपन नीचे कितना हो गया, 2 पाई m। बस कह सकते हैं कि ये जो इन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके बेसिस पर इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट एन ई एच ओपन 2 पाई m होगा। अब इसमें हमको दे रखा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्व कर रहा है, ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्व कर रहा है, तो n इक्वल टू 1 रखेंगे तो पहले ऑर्बिट में इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, ई एच ओपन 2 पाई m ही आएगा, ई एच ओपन 2 पाई m, ये कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इतना सीधा नहीं था, थोड़ा सा आउट ऑफ वे जैसा क्वेश्चन था, लेकिन जो दे रखा उसके अकॉर्डिंग अगर करते जाओ तो हो जाएगा क्वेश्चंस। चलो जो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं तो जगह नहीं है तो इसका डायग्राम अगले पेज पर बना लेता हूँ। तो ये हमको दे रखा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसमें ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, आई पीस की फोकस डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, और माइक्रोस्कोप ट्यूब की लेंथ, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस के बीच डिस्टेंस हमको 40 सेंटीमीटर दे रखी है। उसके बाद फाइनल इमेज कहाँ बनेगी वो हमको नहीं दे रखा है, तो कुछ भी नहीं कहा जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट ही मानेंगे कि हमको आँखों को रिलैक्स रखना है। मतलब नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, मतलब फाइनल इमेज क्लियर विजन की मैक्सिमम डिस्टेंस इन्फाइनाइट पर बन रही है, तो उस केस में इसकी मैग्निफिकेशन पावर कितनी होगी वो देखना है। तो चलो पहले तो इसको असली तरीके से करते हैं, है ना। तुमको पता होगा, है ना, क्लास में बताया होगा कि
कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर का असली ऑथेंटिक फॉर्मूला तो क्या होता है, VO बाई यू इंटू डी बाई यूई, जो राजस्थान बोर्ड की बुक में दिया होता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर का असली फॉर्मूला तो VO बाई यू इंटू डी बाई यूई है ना, इसे करते हैं। तो मैग्निफिकेशन पावर के लिए VO, UO और यूई निकालना है तो हम कर सकते हैं। चलो पहले यूई देखते हैं। तो तुम बताओ कि नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब फाइनल इमेज क्लियर विजन की मैक्सिमम डिस्टेंस इनफाइनाइट पर बन रही है। तो तब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बन रही है तो उसके लिए जो I1 है वो आई पीस के फोकस पर होना चाहिए, मतलब यू इक्वल टू FE होना चाहिए, मतलब कितना होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। तो बस बताओ ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस की टोटल डिस्टेंस 40 है, उसमें डिस्टेंस 4 चली गई तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी 36 सेंटीमीटर मतलब VO 36 होगा। बस VO इतना है तो UO कितना होगा वो देखना है। तो बस उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस का फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f 1/v। तो द इमेज 36 इस साइड है, इसलिए है ना, बोलने की जरूरत नहीं है कि इंसिडेंट इस साइड से आ रही है इसलिए इधर नेगेटिव, इधर की ओर जाने का प्रयास कर रही है तो पॉजिटिव 1/v। तो इमेज 36 इस साइड बन रही है तो प्लस 36 माइनस 1/u तो ऑब्जेक्ट जो है वो यूओ डिस्टेंस इस साइड है तो माइनस यूओ इक्वल टू 1/f। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकस इस साइड बनेगा +2 इसको सॉल्व कर लेना। तो इसको सॉल्व करोगे तो यूओ तुम्हारे पास कितना आएगा 36/17 सेंटीमीटर इतना आ गया। तो बस VO, UO और UE सब आ गए। तो इसकी मैग्निफिकेशन पावर का असली फॉर्मूला क्या होता है, VO बाई यू इंटू डी बाई यूई। वैल्यू रखते हैं, VO तो 36, UO कितना है 36/17, D तो क्लियर विजन की मिनिमम डिस्टेंस हो तो सेट होता है 25 सेंटीमीटर और यूई कितना है 4। ये 36 से 36 कैंसिल तो मैग्निफिकेशन पावर 17 इंटू 25/4। ये डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 106 के आसपास आएगा तो ध्यान रखना कि इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर का असली फॉर्मूला लगाएं तो एक्चुअली तो इसकी मैग्निफिकेशन पावर 106 आनी चाहिए, लेकिन 106 किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो 106 का क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा 100। तो एक्चुअली तो इसका आंसर ये होना चाहिए था, और अगर 106 होता तब तो कोई डाउट होता ही नहीं, तब तो 106 को टिक करते, लेकिन 106 नहीं है तो समझ जाना कि दाल में कुछ काला है। बाकी उसके क्लोजेस्ट ऑप्शन 100 है, तो अगर NTA के लोग शरीफ हों है ना, तब असलियत पर भरोसा करते हो, तब तो 106 का क्लोजेस्ट ऑप्शन 100 है, ये ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली 106 ऑप्शन में नहीं है, तो मेरी ख्याल से इनकी भावना ये होगी कि इस बार हमको मैग्निफिकेशन पावर का असली फॉर्मूला नहीं बल्कि NCERT का जो अप्रोक्सीमेट या फर्जी फॉर्मूला उसका यूज करना होगा, उससे उत्तर आ जाएगा है ना। तो ये भी तुमने पढ़ा होगा ना, ये भी तुमने पढ़ा होगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर का असली ऑथेंटिक फॉर्मूला तो VO बाई यू इंटू डी बाई यू होता है, लेकिन NCERT के अगर फर्जी अप्रोक्सीमेशन लगाएं तो फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर का फर्जी फॉर्मूला या अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला क्या होता है L/FO इंटू डी बाई FE है ना। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर का है ना अप्रोक्सीमेट या फर्जी फॉर्मूला L/FO इंटू डी बाई FE होता है। तो बस L ट्यूब की लेंथ कितनी दे रखी है 40, FO कितना दे रखा है 2 इंटू D तो सेट होता है 25 अपन FE कितना है 4। इसको सॉल्व कर लेना, तो इसको सॉल्व करोगे तो 125, तो NCERT का फर्जी फॉर्मूला है अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला लगाएं तो इसका मैग्निफिकेशन पावर 125 आ रहा है, और 125 तो पूरा ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए फोर्थ आंसर ही टिक करेंगे, मन मार करके फोर्थ आंसर ही टिक करेंगे। तो ध्यान रखना कि अगर सही तरीके से करते 106 आ रहा है तो ऑप्शन में नहीं है, तो बस गांधारी की तरह आंखों पे पट्टी बांध देंगे और NCERT का फर्जी फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो अब आंसर 125 इसी को चिपकाएंगे। तो आई थिंक फोर्थ आंसर इसका होना चाहिए। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो तुम्हारी शीट का ही क्वेश्चन है, देख लेना ना, इसमें भी जगह नहीं है, इससे डायग्राम अगले पेज पर ही बना रहा हूँ तो देखो इसमें हमको दे रखा है कि दो आइडेंटिकल इंक्लाइन प्लेन है, दोनों इंक्लाइन प्लेन की लेंथ L है,
और दोनों का इंक्लिनेशन एंगल 45 डिग्री है, लेकिन पहला जो इंक्लाइन है वो तो बिल्कुल स्मूथ है और दूसरा इंक्लाइन रफ है, जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट चलो म्यू के मान लेते हैं। अब हाईएस्ट पॉइंट से ब्लॉक को रिलीज किया है तो ब्लॉक फिसलता हुआ नीचे आएगा ना, और हमको बताया कि स्मूथ इंक्लाइन हो तो ब्लॉक तेजी से नीचे आएगा, तो नीचे तक पहुंचने में टाइम कम लगेगा, तो ये टी मान लेते हैं। और जो रफ इंक्लाइन है उसमें ब्लॉक धीरे धीरे नीचे आएगा, तो नीचे आने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हमको दे रखा है कि रफ इंक्लाइन के केस में नीचे तक फिसलने में टाइम डबल लग रहा है, उधर टाइम टी है तो इधर फिसलने में टाइम 2t लग रहा है। तो बस इसके बेस पे बताना है कि इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू के कितना होगा वो देखना है। स्टार्ट करते हैं। पहले स्मूथ इंक्लाइन का केस लेते हैं तो पहले केस मान लेते हैं कि ब्लॉक स्मूथ इंक्लाइन में फिसल रहा है, तो हमको बताया कि स्मूथ इंक्लाइन पर अगर ब्लॉक फिसल रहा हो तब तो इंक्लाइन के अलोंग फोर्स केवल mg साइन थीटा, तो इसके फिसलने का एक्सेलरेशन ओनली g साइन थीटा, मतलब g साइन 45। बताओ g और साइन 45 1/√2 तो इसमें इसके फिसलने का एक्सेलरेशन g/√2 होगा। तो बस नीचे तक फिसलने में टाइम कितना लगेगा वो देखना है। तो बस सिंपली ब्लॉक के ऊपर से नीचे तक के मोशन के लिए s = ut प्लस हाफ at²। वैसे तो फिसलने में टाइम डायरेक्ट ही √2h/g के सिमिलर √2l/a लिख सकते हैं, लेकिन चलो ज़्यादा होशियारी नहीं दिखाते ब्लॉक की ऊपर से नीचे तक के मोशन के लिए s = ut प्लस हाफ at²। तो ऊपर से नीचे तक ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट तो l u0 हाफ, एक्सेलरेशन कितना है g/√2 इंटू टाइम कितना लग रहा है t²। ये इसकी इक्वेशन आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अगले केस में हमको दे रखा है कि वैसा इंक्लाइन है लेकिन रफ इंक्लाइन है ना। अब उसके भी हाईएस्ट पॉइंट से किसी ब्लॉक को छोड़ा है, तो इस बार भी ब्लॉक फिसलेगा, तो इस बार इसका एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है। वही फोर्स देखते हैं, आराम से बताओ कि रफ इंक्लाइन है ना, इस बार ब्लॉक पर फोर्स कौन से लगेंगे। आगे की ओर तो ग्रेविटेशन फोर्स का कंपोनेंट mg साइन थीटा, पीछे की ओर टांग अड़ाने वाला काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा म्यू के इंटू प्रेसिंग फोर्स mg cos थीटा। बताओ रिजल्टेंट आगे की ओर फोर्स कितना होगा mg साइन थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स अपन मास करेंगे तो इसका एक्सेलरेशन g साइन थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा। g साइन थीटा की जगह 45 माइनस म्यू के g cos थीटा की जगह 45 तो साइन 45 भी 1/√2, cos 45 भी 1/√2, तो इसमें g/√2 कॉमन ले तो 1 माइनस म्यू के, इसके फिसलने का एक्सेलरेशन इतना होगा। तो बस इस ब्लॉक को भी ऊपर से नीचे तक फिसलने में टाइम पूछा है, तो इस ब्लॉक के भी ऊपर से नीचे तक के मोशन के लिए वही s = ut प्लस हाफ at²। ऊपर से नीचे तक है ना, इस बार भी इसका डिस्प्लेसमेंट l, इनिशियल वेलोसिटी तो 0, हाफ एक्सेलरेशन, तो इस बार इसका एक्सेलरेशन कितना होगा g/√2 इंटू 1 माइनस म्यू के इंटू टाइम, तो इस बार टाइम t की जगह 2t लग रहा है, तो टाइम t की जगह 2t का स्क्वायर ये आ जाएगा। तो बस अब दोनों इक्वेशन को म्यू के निकालना है ना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो डायरेक्ट बताओ कि दोनों इक्वेशन के LHS बराबर है तो इनके RHS को भी बराबर कर सकते हैं। इसका RHS कितना है हाफ g/√2 इंटू t², और इसका RHS कितना है हाफ g/√2 फिर 1 माइनस म्यू के, और 2t का होल स्क्वायर करेंगे तो 4t²। सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो हाफ से हाफ कैंसिल, g/√2 से g/√2 कैंसिल और t² से t² कैंसिल। इधर तो बचा 1 इक्वल इधर 1 माइनस म्यू के इंटू 4 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 माइनस म्यू के इक्वल टू 1/4। तो इधर सॉल्व करेंगे तो इससे म्यू के इक्वल टू कितना आ गया 3/4 मतलब 0.75। तो इस केस में म्यू के 0.75 होना चाहिए, सेकेंड ऑप्शन है। तो सीधा हमारी शीट में भी है और क्लास नोट्स में भी करवाया और टेस्ट में भी ये क्वेश्चन हम बार बार पूछते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट है, इनपुट सप्लाई वोल्टेज टाइम के साथ चेंज कर रहा है, 220 साइन 100 पाई टी के टाइप से चेंज कर रहा है। तो पूछा है कि टी इक्वल 15 मिली सेकेंड इस टाइम पर दोनों डायोड में कौन फॉरवर्ड और कौन रिवर्स बायस में होगा वो देखना है। तो उसके लिए
सबसे पहले हमको देखना है कि टी इक्वल 15 मिली सेकेंड, इस इंस्टेंट पर इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव वो देखना है। तो बताओ, जो इनपुट सप्लाई वोल्टेज है वो साइन 100 पाई टी टाई से चेंज कर रहा है, तो टी इक्वल 15 मिली सेकेंड पर ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो देखना है। तो उसके लिए इसमें टी की जगह क्या लिख देंगे, 15 मिली सेकेंड। तो 15 मिली मतलब 10⁻⁻3। तो बताओ इस टाइम पर नमूना कितना बन जाएगा, साइन 100 से 100 कैंसिल, तो 15/10 जिसको हम 3π/2 लिख सकते हैं। तो इस इंस्टेंट पर पूरी चीज़ कितनी हो जाएगी, साइन 3π/2। इसको अपने अनपढ़ों के शब्दों में साइन 270 डिग्री भी लिख सकते हैं। और पढ़ा होगा कि साइन 270 डिग्री कितना होता है, -1। मतलब इस इंस्टेंट पर ये जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। साइन नेगेटिव होगा तो इस इंस्टेंट पर इनपुट वोल्टेज भी नेगेटिव होगा। तो कह सकते हैं कि टी इक्वल 15 मिली सेकेंड, इस इंस्टेंट पर जो इनपुट वोल्टेज है वो नेगेटिव होगा। इनपुट वोल्टेज नेगेटिव होगा मतलब ये वाला पार्ट तो लो पोटेंशियल पर होगा और ये हाई पोटेंशियल पर होगा। तो बस बताओ, इस सर्किट में करंट नेचुरली हाई से लो पोटेंशियल की ओर बहने का प्रयास करेगी, मतलब ऐसे बहने का ट्राई करेगी। तो बताओ, ये जो करंट है वो इस डायोड में तो एरो की डायरेक्शन में बहने का प्रयास कर रही है ना, तो करंट इस डायोड में एरो की डायरेक्शन में बहने का प्रयास कर रही है, इससे ये डायोड तो फॉरवर्ड बायस में होगा, करंट को पास कर देगा। अब करंट और आगे जाएगी तो उसको बहने के दो रास्ते मिल गए, कुछ करंट इधर जाने का ट्राई करेगी और कुछ इधर जाने का। लेकिन बताओ, इस डायोड में तो करंट एरो के अपोजिट बहने का दुस्साहस कर रही है, तो ये डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगा, तो करंट को ब्लॉक कर देगा। इधर करंट ब्लॉक हो जाएगी तो सारी करंट लोड से गुजरेगी। तो पक्का है कि इस इंस्टेंट पर डायोड D2 तो फॉरवर्ड बायस में होगा जो करंट को पास करेगा, और डायोड D1 रिवर्स बायस में होगा जो करंट को ब्लॉक कर देगा। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो कर लिया हमने फोर्थ ऑप्शन को टिक करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में भी काफ़ी कमियां है कि बताओ ये जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें किस वोल्टेज को पॉजिटिव लेना और किस वोल्टेज को नेगेटिव लेना है वो भी इन्होंने डिफाइन नहीं कर रखा है। और एक और चीज़ कि होता है, ये जो वोल्टेज है वो तो सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज जितना होगा प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस तो वोल्टेज उतना ही होगा, लेकिन सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम फेज में भी हो सकता है, अपोजिट फेज में भी हो सकता है। पढ़ा होगा कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को सेम डायरेक्शन में वाउंड किया हो, मतलब ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज हो, दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को सेम डायरेक्शन में वाइंडिंग कर रखी हो, तब तो प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज जिस फेज में होता है सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस भी उसी फेज में होगा, तब तो अपना सॉल्यूशन वैलिड है। लेकिन अगर वाइंडिंग उल्टी कर रखी हो, एक में वाइंडिंग क्लॉकवाइज और दूसरे में वाइंडिंग एंटी क्लॉकवाइज हो, तो उस केस में प्राइमरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज है वो अपोजिट फेज का उल्टा हो जाएगा। तो उस केस में तो जब ये लो पोटेंशियल पर होगा तो ये फिर हाई पोटेंशियल पर आ जाएगा, फिर आंसर भी उल्टा आंसर आ जाएगा। बाकी ध्यान रखना क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया है, तो हम भी ज़रा डेढ़ बुद्धि नहीं लगाएंगे, बस है ना आंखें बंद करके ही बोलेंगे कि इनपुट वोल्टेज है ना, इस इंस्टेंट पर इनपुट वोल्टेज नेगेटिव मतलब ये लो और ये हाई पोटेंशियल पर है, फिर अपना आंसर फोर्थ ठीक ठाक वैलिड होगा। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। डायग्राम अगले पेज पर बना रहा हूँ। तो इसमें हमको दे रखा है वर्टिकल वॉल है जो कि स्मूथ है, हॉरिजॉन्टल फर्श है जो कि रफ है, और इसके बीच हमने किसी यूनिफॉर्म रॉड को रखा है। तो ये रॉड का मास तो 20 kg और रॉड की लेंथ L मान लेते हैं, और दे रखा है कि रॉड का वर्टिकल वॉल से एंगल 60 डिग्री है, तो हॉरिजॉन्टल फर्श से इसका एंगल 30 डिग्री होगा। और दे रखा है कि रॉड और फर्श के बीच सरफेस सफिशिएंट रफ है, इतनी रफ है कि छोड़ने पर रॉड स्लाइड बिल्कुल नहीं कर रही, मतलब रॉड बिल्कुल इक्विलिब्रियम में रुकी हुई है। तो बस हमको देखना है कि इस फर्श के कारण रॉड के लोएस्ट पॉइंट पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा वो देखना है। तो बस आराम से बताओ कि रॉड कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में, मतलब ये वो अपना रोटेशन इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। तो बस इसको करने का वही सिस्टमेटिक तरीका कि सीधे सारे बच्चों टाइप से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, और बस रॉड लीनियर मोशन नहीं कर पा रही है इससे फोर्स बैलेंस करेंगे, और रोटेशनल मोशन नहीं कर पा रही तो टॉर्क बैलेंस करेंगे। तो चलो रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, मतलब रॉड पर कौन कौन से फोर्स फील होंगे वो देखते हैं। तो बताओ रॉड पर कौन कौन से फोर्स फील होंगे।
एक तो इसका वेट या ग्रेविटेशन फोर्स mg जो सब जगह यूनिफॉर्मली लगेगा, इसलिए इसको सेंटर ऑफ मास पर सेंटर्ड मान सकते हैं, तो एक तो mg। और दूसरा रॉड जो है वो जमीन की फर्श को नीचे की ओर धक्का देगी, तो एज ए रिएक्शन फर्श की सरफेस रॉड को ऊपर की ओर धक्का देगी, तो इस नॉर्मल रिएक्शन को n1। और यहाँ भी वही होगा कि ये जो रॉड है वो दीवार को पीछे की ओर धक्का देगी, तो एज ए रिएक्शन दीवार की सरफेस रॉड को परपेंडिकुलर आगे की ओर धक्का देगी, और इस नॉर्मल रिएक्शन को n2 मान लेते हैं। और एक और फोर्स लगेगा फ्रिक्शन। बताओ, ये वाली सरफेस तो स्मूथ है, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, लेकिन ये जो फर्श वाली सरफेस रफ है तो इधर फ्रिक्शन लगेगा, है ना। रॉड और फर्श के बीच सरफेस रफ है तो यहाँ फ्रिक्शन लगेगा। अब बताओ, स्लाइडिंग नहीं हो रही है इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन तो नहीं, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन जरूर लगेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसी मान सकते हो, लेकिन दिख रहा है कि ऑब्वियसली रॉड का सिरा नीचे की ओर फिसल तो नहीं सकता है, लेकिन नीचे की ओर फिसलने का प्रयास करेगा। तो रॉड का ये सिरा नीचे की ओर फिसलने का प्रयास करेगा, तो ये सिरा आगे की ओर फिसलने का प्रयास करेगा। तो बस आगे की ओर फिसलने का ट्राई करेगा, तो उसको रोकने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन को एफ आर मान लेते हैं। ध्यान रखता है ना कि इस बार स्लाइडिंग नहीं हो रही है ना, इससे काइनेटिक नहीं स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस इंटू एन या म्यू के इंटू एन होना जरूरी नहीं है, वो कितनी भी हो सकती है, तो एफ आर मान लेते हैं। तो बस बस ढंग से देखो तो इसमें n1 n2 और fr तीन वेरिएबल है, तो तीन इक्वेशन चाहिए। और रोटेशन इक्विलिब्रियम के केस में तीनों इक्वेशन सेट है। बताओ, एक तो रॉड लीनियर मोशन नहीं कर पा रही, इससे फोर्स बैलेंस, और रोटेशनल मोशन नहीं कर पा रही तो टॉर्क बैलेंस। चलो पहले फोर्स बैलेंस, तो रॉड लीनियर मोशन नहीं कर पा रही तो फोर्स बैलेंस करेंगे। बताओ, एक तो ऊपर नीचे मूव नहीं कर पा रही तो ऊपर नीचे फोर्स बैलेंस, और आगे पीछे मूव नहीं कर पा रही तो आगे पीछे फोर्स बैलेंस। पहले ऊपर नीचे, तो बताओ ऊपर की ओर कितना लग रहा है n1, एक और नीचे की ओर कितना लग रहा है mg। ये एक इक्वेशन तो ये आ गई। ऐसे ही रॉड आगे पीछे मूव नहीं कर पा रही तो आगे पीछे भी फोर्स बैलेंस, तो बताओ पीछे की ओर fr इक्वल टू आगे की ओर n2, ये सेकेंड इक्वेशन। लेकिन चक्कर है कि n1 n2 fr तीन वेरिएबल है, तीन इक्वेशन चाहिए, जबकि केवल दो इक्वेशन है। तो होता तीसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, टॉर्क बैलेंस। बताया था ना कि रॉड बेचारी रोटेट भी नहीं कर पा रही तो टॉर्क बैलेंस भी कर सकते हैं। और बताया था कि वैसे तो करने के लिए, है ना, वैसे तो रॉड किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट नहीं कर पा रही, इससे करने को तो हम किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। लेकिन आसानी के लिए हमें ए पॉइंट के अबाउट, है ना, आसानी के लिए हमें ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करेंगे जहां से ज्यादातर अननोन फोर्स पास होते हैं। तो बस बताओ, ए पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क 0, ए पॉइंट के अबाउट n1 का टॉर्क 0, तो ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क केवल mg और n2 का आएगा। बताओ, ए पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क तो ऐसा होगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और ए पॉइंट के अबाउट n2 का टॉर्क ऐसा होगा क्लॉकवाइज। तो बस इक्विलिब्रियम के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस करेंगे। तो बताओ, ए पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क तो ऐसा एंटी क्लॉकवाइज होगा, और कितना होगा एफ आर साइन थीटा। तो बताओ एफ की जगह mg, आर, है ना, आर इस फोर्स की एक्सिस ए से सीधी डिस्टेंस कितनी है l/2, और साइन थीटा क्या होगा, इस फोर्स का मिलाने वाली लाइन है रॉड के साथ एंगल, तो होता ये एंगल 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 60। तो इसका टॉर्क एफ आर साइन थीटा की जगह ये 60 एंटी क्लॉकवाइज। और ऐसे होता हो ए पॉइंट के बाद n2 का टॉर्क कैसा होगा क्लॉकवाइज, और वो भी कितना होगा एफ आर साइन थीटा। एफ की जगह n2 आर इस फोर्स की एक्सिस ए से सीधे डिस्टेंस l इंटू साइन थीटा, फोर्स का मिलाने वाली लाइन है रॉड के साथ एंगल, तो होता ये एंगल 30 है, तो ये भी अल्टरनेट एंगल 30 होगा। तो बस इक्विलिब्रियम के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस करेंगे बस। अब तो सॉल्व कर सकते हो। बताओ, साइन 60 कितना होता है √3/2, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो होता है 1/2 से 1/2 कैंसल, L से L कैंसल, तो इससे n2 अपने पास कितना आ जाएगा mg इंटू ये √3/2 आ जाएगा। m की वैल्यू 20 है,
तो m इंटू जी करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 इंटू √3/2, तो ये n2 इक्वल टू कितना आ गया 100√3 इतना आ गया, ठीक है ना। और हमको पता है कि सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग एफ आर की वैल्यू n2 के बराबर है, तो n2 100√3 है, तो एफ आर भी कितना होगा 100√3 न्यूटन। बस इस हॉरिजॉन्टल फर्श के कारण रोड पर लगने वाला फ्रिक्शन 100√3 न्यूटन, ये फोर्थ आंसर करेक्ट होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो देखो इसमें हमको दे रखा है कि सेम साइज के दो कंडक्टिंग स्फीयर हैं। चलो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r मान लेते हैं और दोनों को बराबर चार्ज दिया है, मतलब मान लेते हैं कि स्फीयर को प्लस क्यू तो स्फीयर को भी प्लस क्यू चार्ज दिया है। और अभी इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो F दे रखा है। तो हमको पता है कि दोनों पर सेम साइन के चार्ज हैं, तो एक के कारण दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव मतलब दूर भगाने वाला होगा। और अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा k q1 q2 अपन r स्क्वायर, तो k q1 की जगह q, q2 की जगह q अपन r स्क्वायर। और देखो पहले केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है उसको F बोला है, तो फर्स्ट केस में फोर्स F है। अब अगले केस में देखना है ना, इस स्फीयर पर प्लस क्यू चार्ज है, इस स्फीयर पर माइनस क्यू है। और अब हमने क्या किया, उतने ही साइज का है ना, उतने ही साइज का एक और कंडक्टिंग स्फीयर लिया है। तो इसको पहले फर्स्ट स्फीयर से टच करा रहे हैं और फिर दूसरे स्फीयर से टच करा रहे हैं, तो कर लेते हैं ना। तो बस उतने ही साइज का एक और कंडक्टिंग स्फीयर लिया जो शुरू में अनचार्ज है, इसको क्या करें पहले फर्स्ट स्फीयर से टच करा रहे हैं। तो बस हमको अच्छे पता है कि दोनों आइडेंटिकल साइज के कंडक्टिंग स्फीयर है ना, इन दोनों को अगर टच कराएंगे तो इनका जितना भी टोटल चार्ज है दोनों पर आधा आधा बढ़ जाएगा। इसका चार्ज प्लस क्यू, इसका 0, तो दोनों का टोटल चार्ज कितना है प्लस क्यू, तो दोनों पर आधा आधा बढ़ जाएगा, मतलब इस पर भी प्लस क्यू बाई 2 और इस पर भी प्लस क्यू बाई 2। तो लिख देता हूँ है ना कि ये जो तीसरा स्फीयर है उस पर चार्ज कितना आ गया प्लस क्यू बाई 2 आ गया ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो तीसरा स्फीयर है उसको सेकेंड स्फीयर से टच करा रहे हैं। तो सेकेंड स्फीयर से टच कराओगे तब भी क्या होगा, इनका जितना भी टोटल चार्ज हो आधा आधा बढ़ जाएगा। तो इस पर चार्ज प्लस क्यू था, इस पर प्लस क्यू बाई 2 हो गया था, तो बताओ इन दोनों का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 3q बाई 2। तो जितना भी टोटल चार्ज है आधा आधा बढ़ जाएगा, मतलब 2q बाई है ना 3q बाई 2 में से इस पर कितना हो जाएगा 3q बाई 4 और इस पर भी 3q बाई 4। और बस अब हम क्या करें कि इस तीसरे स्फीयर को डस्टबिन में फेंक दिया है। तो बस बताओ अब इस पहले स्फीयर पर तो चार्ज कितना हो गया है प्लस क्यू बाई 2 और इस दूसरे स्फीयर पर फाइनली चार्ज कितना हो गया है 3q बाई 4 और अगेन इनको उतनी डिस्टेंस पर रख रहे हैं। तो बस अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा वो देखना है। तो बताओ इस बार भी सेम साइन का चार्ज है, तो इस बार भी एक के कारण दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव मतलब दूर भगाने वाला, और वो भी कितना होगा k q1 q2 अपन r स्क्वायर। k q1 की जगह कितना आएगा q बाई 2, q2 की जगह कितना आएगा 3q बाई 4 अपन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो बताओ ये 3 और नीचे 8, तो ऐसा करोगे 3 बाई 8 को तो मोह माया से अलग रखता हूँ और 3 बाई 8 को अलग रखेंगे तो कितना आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। और के क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं फर्स्ट केस का रिपल्सिव फोर्स एफ बोल सकते हैं। तो अब इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स कितना हो जाएगा 3f बाई 8, तो 3f बाई 8 ये सेकेंड आंसर करेक्ट है। तो हमारे क्लास नोट्स में क्वेश्चन कराते हैं वही क्वेश्चन इधर पूछ लिया है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो एनसीईआरटी की बुक का ही क्वेश्चन है जो हम क्लास नोट्स में भी बताते हैं और हमारे टेस्ट में भी कई बार पूछा जाता है, देख लेना है ना। तो इसमें हमको दे रखा है कि दो सिटीज़ हैं ए और बी। अब देखो सिटी ए से बी की ओर जाने के लिए रेगुलर बस सर्विस है जिसमें हर एक बस की स्पीड v मान लेते हैं। और हमको दे रखा है कि स्टेशन ए से बस छूटने का टाइम इंटरवल टी है, मतलब हर कैपिटल टी टाइम के बाद अगली बस निकल रही है। बस मान लेते हैं कोई एक बस है जिसकी स्पीड v है, तो कैपिटल टी टाइम में बस कितना आगे बढ़ जाएगी vt इतना आगे बढ़ जाएगी और उसके बाद फिर दूसरी बस आएगी। मतलब हम बोल सकते हैं कि इन बसेस के बीच आपस में डिस्टेंस कितना होगा vt। ऐसे हमको दे रखा है कि स्टेशन
है ना, ऐसी दे रखा है एक सिटी बी से ए तक जाने के लिए भी रेगुलर बस सर्विस है, उसमें भी हर एक बस की स्पीड v है और बस छूटने का टाइम इंटरवल कैपिटल टी है, तो इन बसेस के बीच भी आपस में डिस्टेंस vt होगी। तो हम कह सकते हैं कि सिटी ए से बी तक जो बसेज जाएंगी उनकी वेलोसिटी v आगे की ओर होगी और बी से ए की ओर जो बसेज जाएंगी उनकी वेलोसिटी v पीछे की ओर होगी, लेकिन इनके बीच आपस में डिस्टेंस तो vt रहेगी। अब हमको दे रखा है कि बीच में कोई आदमी है, शब्द चेंज करो ना, तो हमको देखा बीच में कोई आदमी है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की ओर जा रहा है और दिया तो नहीं है, लेकिन हम सोच सकते हैं कि ऑब्वियसली बस की स्पीड तो ज़्यादा होगी और बेचारे आदमी की स्पीड कम ही होगी। तो कोई आदमी है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे की ओर जा रहा है, तो बस हमको दे रखा है कि ये जो सेम डायरेक्शन जाने वाली बसेज हैं वो भी इसको क्रॉस करेंगी ना। तो दे रखा है कि सेम डायरेक्शन जाने वाली जो बसेज हैं उनको क्रॉस करने का टाइम इंटरवल 30 मिनट है और अपोजिट डायरेक्शन वाली बसेस इसको क्रॉस करेंगी, तो अपोजिट डायरेक्शन वाली जो बसेस हैं वो हर 10-10 मिनट में इसको क्रॉस कर रही हैं। तो बस एक तो देखना है कि गाड़ियों की स्पीड कितनी होगी वो देखना है और बसेस के छूटने का टाइम इंटरवल कैपिटल टी कितना होगा वो देखना है। स्टार्ट करते हैं ना। तो बस हमको दे रखा है कोई आदमी है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की ओर जा रहा है। चलो सबसे देखते हैं कि सेम डायरेक्शन जाने वाली जो बसेस हैं, है ना, सेम डायरेक्शन जाने वाली जो बसेस हैं उनको क्रॉस करने का टाइम इंटरवल कितना होगा वो देखना है। तो बस उसके लिए हम आदमी और सेम डायरेक्शन जाने वाली जो बसेस हैं उनकी आपस में रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे। बस आराम से बताओ कि सेम डायरेक्शन जो बसेस जा रही हैं उनकी वेलोसिटी तो आदमी की वेलोसिटी की सेम डायरेक्शन में है, तो इस बार रिलेटिव के लिए घटा देंगे। तो बस बताओ बसेस की स्पीड ज़्यादा है v, आदमी की स्पीड है कम 60, तो बताओ इस बार इनकी आपस में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी v माइनस 60। तो बताओ आदमी और सेम डायरेक्शन जो बसेस जा रही हैं उनकी आपस में रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस 60 और सेम डायरेक्शन में जो दो बसेस हैं उनको क्रॉस करने के लिए इसको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल करना होगा vt। तो बताओ कि सेम डायरेक्शन जो बसेस हैं उनको क्रॉस करने का, है ना, सेम डायरेक्शन जो बसेस हैं उनको क्रॉस करने का टाइम इंटरवल कितना होगा, वही रिलेटिव डिस्टेंस अपन रिलेटिव स्पीड। तो होता सेम डायरेक्शन में जाने वाली बसेस को क्रॉस करने में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल करना है vt अपन सेम डायरेक्शन जो बसेस हैं उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी है v माइनस 60 है और दे रखा है कि सेम डायरेक्शन जो बसेस हैं उनको क्रॉस करने का टाइम इंटरवल 30 मिनट है, मतलब हाफ एन आवर है। तो एक इक्वेशन ये बन गई। अब चलो अब देखना है कि आदमी को अपोजिट डायरेक्शन है जो बसेस हैं उनको क्रॉस करने का टाइम इंटरवल देखना है, तो उसके लिए आदमी और अपोजिट डायरेक्शन जो बसेस हैं उनकी रिलेटिव मोशन देखते हैं। तो बताओ आदमी की और अपोजिट डायरेक्शन जो बसेस जा रही हैं उनकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस बार रिलेटिव के लिए ऐड कर देंगे। तो बताओ आदमी और अपोजिट डायरेक्शन जो बसेस जा रही हैं उनकी आपस में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी v प्लस 60 और बताओ अपोजिट डायरेक्शन जो बसेस हैं उनको भी पार करने में इसको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल करना होगा vt। तो बताओ अपोजिट डायरेक्शन जो बसेस हैं उनको पार करने में टाइम इंटरवल कितना लगेगा, वही रिलेटिव डिस्टेंस अपन रिलेटिव स्पीड। तो बताओ पार करने में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो vt अपन इनकी आपस में रिलेटिव स्पीड कितनी है v प्लस 60 और दे रखा है कि अपोजिट डायरेक्शन जो बसेस हैं उनको पार करने का टाइम इंटरवल कितना दे रखा है 10 मिनट, जिसको आवर में क्या लिख सकते हैं 10/60 मतलब 1/6 आवर ऐसे लिख सकते हैं। ये सेकेंड इक्वेशन। बस आराम से बताओ कि ढंग से देखो तो v और t दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, सॉल्व कर सकते हो। चलो पहले हमको v निकालना है, t को हटाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं सिंपली इन दोनों का डिवाइड करते हैं। चलो इसमें इसका डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो vt से vt तो कैंसल, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा v प्लस 60 ओपन v माइनस 60 इक्वल टू कितना आ गया, डिवाइड करेंगे तो 3/1। तो बस इससे v निकाल सकते हो। v निकालने के लिए एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा स्मार्टनेस हो तो इसमें कंपोनेंटो डिविडेंटो का यूज़ कर सकते हो, फास्ट कैलकुलेशन होगी। कंपोनेंटो डिविडेंटो का यूज़ करते हैं मतलब न्यूमरेटर में दोनों का एडिशन और डिनोमिनेटर में दोनों का सब्ट्रैक्शन। बताओ न्यूमरेटर में इन दोनों का
एडिशन करेंगे तो कितना आएगा 2v, और डिनोमिनेटर में दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 60 आ जाएगा, इक्वल टू इधर भी वही कि न्यूमरेटर में दोनों का एडिशन करेंगे तो 3 + 1 4, और डिनोमिनेटर में दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 3 - 1 2। इसको सॉल्व कर लेना, तो 2 से 2 कैंसिल, तो v/60 इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो v इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो गाड़ियाँ हैं उनकी स्पीड तो 120 किलोमीटर पर आवर, और v की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन, जैसे इस इक्वेशन रखोगे तो t आ जाएगा, यहाँ रख देता हूँ ना। तो बताओ v की वैल्यू तो क्या रखेंगे 120 इंटू कैपिटल T निकालना है, अपन v 120 - 60 इक्वल टू 1/2। सॉल्व कर रहा हूँ तो ये कितना आ गया 120t अपन 120 - 60 है, 60 इक्वल टू हाफ, ये 2 से कैंसिल, तो ट्रांसफर करेंगे तो t इक्वल टू 1/4 आवर, जिसको मिनट में क्या लिख सकते हैं 60/4 मतलब 15 मिनट। तो गाड़ियाँ छूटने का टाइम इंटरवल 15 मिनट होगा, तो गाड़ियों की स्पीड तो 120 और गाड़ियाँ छूटने का इंटरवल 15 मिनट। तो कौन सा आंसर है, ये सेकेंड आंसर है। तो एनसीईआरटी की बुक का ही क्वेश्चन था। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि 2 कंटेनर है, मतलब 2 बंद डब्बे हैं, और दे रखा है कि ये थर्मली इंसुलेटर है, मतलब थोड़ी सी भी हीट एंटर भी नहीं कर सकती और हीट निकल भी नहीं सकती। तो इस पहले डब्बे का वॉल्यूम 2 लीटर और दूसरा जो डब्बा उसका वॉल्यूम 3 लीटर। अब इन दोनों कंटेनर में सेम टाइप की गैस भरी हुई है ना। लिखा तो नहीं है इन्होंने क्लियरली, लेकिन इसकी भावना ये है कि दोनों कंटेनर में सेम टाइप की गैस भरी है, मतलब उसमें हीलियम भरी है तो इसमें भी हीलियम भरी है ना। तो दोनों कंटेनर में सेम टाइप की गैस भरी है, लेकिन पहले डब्बे में जो गैस भरी है उसके नंबर ऑफ मोल 5 और दूसरे में जो गैस भरी है उसके नंबर ऑफ मोल 4 है। पहले कंटेनर में जो गैस है उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और दूसरे कंटेनर में जो गैस भरी है उसका प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक है ना। अब देखो दोनों की कॉर्क लगा दिया ताकि मिक्स ना हो पाए, लेकिन अब कॉर्क हटा दिया है। पता है कि कॉर्क हटाएंगे तो दोनों गैसेस मिक्स होने लगेंगे और कुछ टाइम के बाद ये गैसेस बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगी, मतलब सब जगह टेम्पेयर भी सेम हो जाएगा, इसको टी कॉमन, प्रेशर भी सेम हो जाएगा, इसको पी कॉमन। तो बस पूछा है कि मिक्स होने के बाद इनका फाइनल या कॉमन प्रेशर कितना होगा वो देखना है। तो है ना, वैसे तो हमने क्लास में पढ़ा है, तो वैसे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इस बार लकीली दोनों कंटेनर में सेम टाइप की गैस भरी हुई है, और क्लास में बताया था कि अगर दोनों कंटेनर में सेम टाइप की गैस भरी हो तब तो इनका कॉमन प्रेशर डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना होगा P1 V1 प्लस P2 V2 अपन V1 प्लस V2 डायरेक्ट बोल सकते हैं। लेकिन चलो एक बार इसको जस्टिफाई भी कर लेते हैं कि कॉमन प्रेशर का एक्सप्रेशन कैसे लिखा। तो अलग डायग्राम बना दिया ना, तो एक और हटाने पर गैसेज यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगी, सब जगह टेम्पेयर भी सेम हो जाएगा T कॉमन, प्रेशर भी सेम हो जाएगा P कॉमन। तो एक क्लास में क्लियरली बताया था कि गैसेज के मिक्सिंग के जो क्वेश्चन है उसमें सेट तरीका है कि बताओ कॉमन टेम्परेचर निकालने के लिए तो इंटरनल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं और कॉमन प्रेशर के लिए मोल कंजर्वेशन। तो चलो पहले कॉमन टेम्पेयर के लिए इंटरनल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, मतलब पूरे सिस्टम पर U टोटल इनिशियल इक्वल टू U टोटल फाइनल। और पता होगा कि इंटरनल एनर्जी कंजर्वेशन लगाने पर इनका कॉमन टेम्परेचर अपने पास कितना आता है N1 F1 T1 प्लस N2 F2 T2 अपन N1 F1 प्लस N2 F2। ठीक, वैसे तो कॉमन टेम्परेचर ये होता है, लेकिन इस बार लकीली दोनों कंटेनर में एक ही टाइप की गैस भरी है, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम है, इसलिए न्यूमरेटर में भी F कॉमन आएगा, डिनोमिनेटर में भी F कॉमन आएगा, और फिर F कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा। मतलब इस बार सेम टाइप की गैस भरी है तो F कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इस बार कॉमन टेम्पेयर कितना बचेगा N1 T1 प्लस N2 T2 अपन N1 प्लस N2। तो ये तो कॉमन टेम्पेयर हो गया, लेकिन एक बार RT कॉमन निकालना है तो उसके लिए दोनों तरफ R का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो RT कॉमन कितना हो जाएगा N1R T1 प्लस N2R T2 अपन N1 प्लस N2। जहाँ मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग
पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो एनआरटी को क्या लिख सकते हैं पीवी, तो एनआरटी1 को हम क्या लिख सकते हैं P1V1, और N2R-T2 को हम क्या लिख सकते हैं P2V2। तो ये RT कॉमन इतना आ गया। या चलो मुझ बनी बता रहा हूँ कि N1 प्लस N2 को उधर ट्रांसफर करें तो N1 प्लस N2 RT कॉमन इक्वल टू P1V1 प्लस P2V2। तो चलो ये हमने इंटरएनर्जी कंजर्वेशन लगा करके तो कॉमन टेम्परेचर निकाल लिया। फिर कॉमन प्रेशर के लिए मोल कंजर्वेशन लगाते हैं, मतलब पूरे सिस्टम के लिए एन टोटल इनिशियल इक्वल टू एन टोटल फाइनल। चलो पहले इनिशियल मोल, तो इनिशियली इस कंटेनर के नंबर ऑफ मोल 5 थे जिसको N1, और इस कंटेनर में नंबर ऑफ मोल 4 थे इसको N2। तो इनिशियल मोल तो 4 + 5 मतलब N1 + N2 इक्वल टू फाइनल मोल। तो था फाइनली तो गैसेस यूनिफॉर्मली मिक्स हो गई हैं, इसे फाइनली तो पूरे सिस्टम में नंबर ऑफ मोल एक साथ निकाल सकते हैं। तो था PV इक्वल टू NRT, तो N इक्वल टू PV ओपन RT। तो फाइनली पूरे सिस्टम में नंबर ऑफ मोल PV ओपन RT, P की जगह P कॉमन, V टोटल वॉल्यूम V1 + V2 अपन R और T की जगह T कॉमन। तो मोल कंजर्वेशन लगाया तो ये आ गया। चलो RT कॉमन को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो द RT कॉमन को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा N1 + N2 RT कॉमन इक्वल टू यहाँ क्या आ गया P कॉमन इंटू V1 + V2। और बताओ इस इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि N1 + N2 इंटू RT कॉमन इक्वल टू कितना आएगा P1V1 + P2V2। तो N1 + N2 इंटू R कॉमन को हम क्या लिख सकते हैं P1V1 + P2V2। बस V1 + V2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो P कॉमन कितना आ जाएगा P1V1 + P2V2 अपन V1 + V2 इतना आ गया है ना, P कॉमन इतना आ गया। तो ध्यान हटा कि आगे इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है ना, आगे डायरेक्ट ध्यान हटा। तो डायरेक्ट ध्यान हटा कि अगर दोनों कंटेनर में अलग अलग गैसेस भरी होती, एक में हीलियम और दूसरे में नाइट्रोजन, ऐसी अलग अलग गैसेस भरी होती, तब तो डिग्री ऑफ फ्रीडम F कैंसिल नहीं होती। तो तब तो हमको डिटेल में करना ही पड़ता कि इंटर एनर्जी कंजर्वेशन है, इस जादुई फॉर्मूले से T कॉमन निकालते हैं और मोल कंजर्वेशन से P कॉमन, तब तो डिटेल में करना पड़ता। लेकिन है ना, इस केस में लकीली दोनों कंटेनर में सेम गैस भरी है, और दोनों कंटेनर में सेम गैस भरी है, तो अब तो हम बिंदास बोल सकते हैं कि इस बार तो सिंपली कॉमन प्रेशर कितना होगा P1V1 + P2V2 अपन V1 + V2। तो बस बताओ कॉमन प्रेशर कितना होगा P1V1, तो P1 कितना है 1 एटमॉस्फेयर, V1 कितना है 2, P2 2 एटमॉस्फेरिक, V2 कितना है 3 अपन V1 + V2। तो V1 तो 2 + V2 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कॉमन प्रेशर आ जाएगा 6 और 2 8/5, 8/5 करेंगे तो कितना आएगा 1.6 एटमॉस्फेयर। तो थोड़ा ध्यान रखना कि अगर अलग अलग गैसें होती तब तो डिटेल में करना पड़ता, लेकिन लकीली सेम गैस है, इससे बिंदास लिख सकते हैं कि P कॉमन P1V1 + P2V2 अपन V1 + V2। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि हाइड्रोजन एटम है और उसमें इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो इस सेकेंड ऑर्बिट में घूम रहे इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा वो देखना है। और इसमें बोर्स रेडियस हमको इतनी दे रखी है, पता है कि हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट की जो रेडियस होती है उसको बोर्स रेडियस बोलते हैं, और वो कितनी होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है, जिसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.0529 नैनोमीटर आएगी। लेकिन इन्होंने ये 0.052 ही दे रखी है, झगड़ा नहीं करेंगे, 0.052 नैनोमीटर ऐसा मान लेंगे। तो बस इस इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमको देखना है ना। पता है कि जो भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है वो स्पीड या मोमेंटम पे डिपेंड करता है, और हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा सिंपली h/p, या जब मोमेंटम को mv लिख सकते हैं। तो वैसे तो v की वैल्यू रख करके निकाल सकते हैं, लेकिन इस बार हमको जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उसको ऑर्बिटल रेडियस r की फॉर्म में लिखना है, v को r में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम बोर्स क्वांटाइजेशन का यूज कर सकते हैं। तो हमको होता है कि बोर्स क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम mvr = nh/2π होता है। बस
एम को हटाना है तो क्या करेंगे, इधर से एम की वैल्यू निकालेंगे और उधर रख देंगे। चलो आर को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो एम वी इक्वल टू कितना आ गया, NH ओपन 2πr। तो बस इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना हो गया, H को तो ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, और बताओ एम वी इतना है तो 1/mv करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 2πr ओपन NH इतना हो जाएगा, तो H से H कैंसिल हो गया। तो इससे इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ हमारे पास कितना आ गया, 2πr/n या 2π/n इंटू RA लिख सकते हैं, या n को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2πr इक्वल n लेमडा। तो वैसे तो हमको रिजल्ट ही पता है ना, वही बोर्ड्स क्वांटाइजेशन को डी ब्रोगली के प्रिंसिपल से समझा था, और समझने पर रिजल्ट क्या आया था, 2πr इक्वल टू n लेमडा। तो वैसे तो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, याद होगा, लेकिन भूल गए तो ऐसे फटाफट डिराइव भी कर सकते हो। तो इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ 2πr/n, जो r इसकी ऑर्बिट की रेडियस, और हमको पता है कि इस है ना, हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट की रेडियस कितनी होती है, 0.529 एंगस्ट्रॉम n²/z, लेकिन इसको नैनोमीटर में हमको क्या लिखना होगा, 0.052 नैनोमीटर n²/z ऐसा लिखना होगा। तो उधर सॉल्व करेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, और बताओ n से n कैंसिल हो जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना आ जाएगा अपने पास, 2π इंटू 0.052 नैनोमीटर इंटू एक n कैंसिल हो गया तो कितना बचा, n/z। हाइड्रोजन है तो Z1, दूसरे ऑर्बिट पे घूम रहा है तो N2 आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व करना है, तो चलो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन, बताओ ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है इसलिए हम अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। तो 0.052 को 0.05 भी बोल देते हैं। बताओ 0.05 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.1, और ये 2π कितना होता है, 6.28। तो बस बताओ, ये तो 0.1 हो गया, 6.28, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना हो जाएगा, 0.628 नैनोमीटर। अप्रोक्सीमेटली ये होगा, बाकी एक्चुअली ये 0.05 से थोड़ा ज़्यादा है, तो उत्तर भी 0.028 नैनोमीटर थोड़ा ज़्यादा होगा, तो 0.628 नैनोमीटर थोड़ा ज़्यादा जो ऑप्शन है उसी को चिपका देंगे। ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो 0.628 से थोड़ा ज़्यादा है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो देखो इसमें हमको दे रखा है कोई अल्टरनेटिंग सोर्स है, इसका वोल्टेज 220 वोल्ट है, मतलब वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू 220 वोल्ट है, और इसकी फ्रीक्वेंसी हमको कितनी दे रखी है, 50 हर्ट्ज ये दे रखी है ना। अब देखो उसके साथ रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर तीनों लगा दिए हैं। तो देखो ये जो रेजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस हमको कितना दे रखा है, 20 ओम। वैसे जो इंडक्टर है उसका रिएक्टेंस कितना होता है, 1/c ओमेगा, लेकिन कैपेसिटर का रिएक्टेंस हमको लड्डू मिठाई से परोस करके दे रखा है 25 ओम, और इंडक्टर है उसका रिएक्टेंस L ओमेगा होता है, लेकिन वो भी लड्डू मिठाई से परोस करके दे रखा है 45 ओम। तो बस करंट की आरएमएस वैल्यू कितनी होगी वो देखना है। बस पता है कि अल्टरनेटिंग करंट का कोई भी क्वेश्चन हो वेक्टर डायग्राम से ही करते हैं, तो बोलने की जरूरत नहीं कि इस चैप्टर में कुछ भी हो जाए, करंट का वेक्टर डायग्राम तो हॉरिजॉन्टली लेते हैं। अब रास्ते में जो जो नमूने सबके इफेक्टिव रेजिस्टेंट डायरेक्शन के साथ, एक तो रेजिस्टर है, तो बताया कि रेजिस्टर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस R होता है जिसको हॉरिजॉन्टल बताते हैं, और उसकी वैल्यू कितनी है 20। ऐसे इंडक्टर, तो इंडक्टर का रिएक्टेंस 90 डिग्री ऊपर बताते हैं L ओमेगा, लेकिन उसकी वैल्यू 45, और एक कैपेसिटर उसका रिएक्टेंस नीचे बताते हैं 1/c ओमेगा, लेकिन इसकी वैल्यू डायरेक्ट हमको 25 दे रखी है। बस सबका रिजल्टेंट निकालेंगे, जैसे न्यूटन्स लॉ में फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालते हैं वैसे इस बार इन सब के इफेक्टिव रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट। बताओ एक्स डायरेक्शन 20 है, वाई डायरेक्शन दोनों अपोजिट तो घट जाएंगे, इसकी वैल्यू ज़्यादा है इससे रिजल्टेंट ऊपर क्यों आएगा, और कितना आएगा 45 - 20 मतलब 20 ओम, ये हो गया। एक्स डायरेक्शन में भी 20, वाई डायरेक्शन में भी 20, तो सबका रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आएगा, मतलब 45 डिग्री एंगल पर आएगा। और बताओ सबका रिजल्टेंट कितना होगा, √20² + 20² करेंगे तो
20√2 और जो रिजल्टेंट होता है उसको इम्पीडेंस बोलते हैं। तो बस इम्पीडेंस इतना आ गया तो हम बोल सकते हैं कि करंट की आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, सिंपली वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू अपन रास्ते का नेट इम्पीडेंस। बताओ वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू तो 220 अपन रास्ते का नेट इम्पीडेंस कितना है 20√2। इसको सॉल्व कर लेना, तो इसको इससे कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, ये 11/√2 इतना आएगा। पता है कि अंडर रूट डिनोमिनेटर में अशुभ होता है, तो रेशनलाइज करने के लिए √2 का मल्टीप्लाई √2 का डिवाइड। तो करंट की आरएमएस वैल्यू कितनी हो गई, कितनी हो गई 11 इंटू √2/2 हो गई। √2 की वैल्यू 1.414 होती है, चलो 1.4 ही लिख देता हूँ। 1.4/2 करोगे तो 0.7 और इसमें 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 7.7। तो करंट की आरएमएस वैल्यू तो अप्रोक्सीमेटली 7.7 एम्पियर के अप्रोक्स होगी। और फेज डिफरेंस तो पता है कि करंट का वेक्टर डायग्राम तो हमेशा हॉरिजॉन्टल और नेट इम्पीडेंस की जो डायरेक्शन होती है सोर्स के वोल्टेज के फेज को बताती है। करंट का वेक्टर डायग्राम ये है, सोर्स के वोल्टेज का वेक्टर डायग्राम ये। तो करंट और सोर्स के वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा 45 डिग्री। तो करंट की आरएमएस वैल्यू तो 7.7 है, जो 7.8 आएगी अगर एग्जैक्ट रखेंगे तो, और फेज डिफरेंस 45 डिग्री। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। चलो जो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो पूछा है कि जो फोटो करंट है या जो सैचुरेशन करंट है उसका करेक्ट ग्राफ कैसा होगा वो देखना है। तो ये तो हमको पता है कि जो भी फोटो करंट है सैचुरेशन करंट होती है वो लाइट की इंटेंसिटी के प्रोपोर्शन होती है, इससे ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। पढ़ा होगा कि सैचुरेशन रीजन में जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब करंट बहाने में योगदान देते हैं। तो पता होगा कि सैचुरेशन करंट जो होती है वो इलेक्ट्रॉन निकलने की रेट के प्रोपोर्शन होती है, मतलब इनडायरेक्टली फोटोन गिरने की रेट के प्रोपोर्शन होती है, और रेट ऑफ फोटोन के प्रोपोर्शन होती है, मतलब इनडायरेक्टली इंटेंसिटी के प्रोपोर्शन होती है ना। एक्चुअली तो इंटेंसिटी hc/λ इंटू dn फोटोन बाई dt, लैम्डा को इधर ट्रांसफर करेंगे तो dn फोटोन बाई dt प्रोपोर्शनल टू लैम्डा इंटू आई आएगा। तो ध्यान रखना कि एक्चुअली तो सैचुरेशन करंट या रेट ऑफ फोटोन आई इंटू लैम्डा के मल्टीप्लाई पे डिपेंड करते हैं, लेकिन इनकी भावना है कि इस केस में लाइट का कलर है वेवलेंथ कांस्टेंट रखा है, तो इस बार तो सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी, इसलिए ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कोई ओपन ऑर्गन पाइप है, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ है। अगर उसको आधा पानी में डुबो देंगे तो अब जो ऑर्गन पाइप बचेगा उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो देखना है। कर सकते हैं ना। तो चलो ओपन ऑर्गन पाइप है जो दोनों तरफ से खुला हुआ है, चलो इसकी लेंथ एल मान लेते हैं। तो हमको पता है कि कोई ओपन ऑर्गन पाइप हो तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है V/2L, और ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमको एफ दे रखी है। अब क्या करते हैं कि वही पाइप लेते हैं लेकिन इसको आधा पानी में डुबो देते हैं, तो तब पानी के ऊपर है ना, पानी के ऊपर एयर कॉलम की लेंथ कितनी बचेगी L/2 बचेगी। तो पानी में डुबोने पर एक तो एयर कॉलम की लेंथ L/2 हो जाएगी, और दूसरा पानी में डुबोने पर ये सिरा बंद हो जाएगा। तो ये सिरा बंद हो जाएगा, इससे अब ये खुला नहीं बंद ऑर्गन पाइप, मतलब अब ये क्लोज ऑर्गन पाइप हो जाएगा। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देखनी है। तो हमको पता है कि अब ये क्लोज ऑर्गन पाइप है और क्लोज ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है V/4L। तो बस अब इस क्लोज ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी V/4, और L की जगह क्या आएगा L/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी V/2L हो गई। तो बस पहले भी V/2L थी और अब भी V/2L है, मतलब जो ओपन ऑर्गन पाइप था उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F थी, आधा पानी में डुबो देंगे तब भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L मतलब F ही रहेगी। तो ये आंसर फोर्थ होगा। सेकंड तो गलती से लिख दिया है, फोर्थ आंसर होगा।